आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जैसे हमने कल बात की थी कि हम जो रिवेटेड, वेल्डेड एंड थ्रेडेड इन तीनों ही जॉइंट्स के हम क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट हम नहीं देखेंगे आज, नेक्स्ट चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, पहले मैंने थ्रेडेड जॉइंट की क्वेश्चंस रखे हुए हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, जो बोल्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, बोल्टेड जॉइंट वाला चैप्टर है, उसी के अंदर हम थ्रेडेड भी लेके चलते हैं। मतलब थ्रेडेड जॉइंट बोल देते हैं उसे ना, उसमें बोल्ट के क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं, तो थ्रेडेड जॉइंट बोल देते हैं। तो ये थ्रेड्स कितने टाइप के होते हैं, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास वी थ्रेड्स, ठीक है, तो ये एक्मे थ्रेड, बटरस थ्रेड, तो ये सारे थ्रेड्स मैं आपको पावर स्क्रू जब पढ़ाऊंगा तब मैं छोटी-छोटी चीजों को लेके चलूंगा, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम तब डील करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चन रखे हैं, बोल्टेड जॉइंट, सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल क्वेश्चंस। पावर स्क्रू के मैं पावर स्क्रू वाले चैप्टर रखूंगा, थ्रेडेड वाले ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चल तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले थ्रेडेड जॉइंट का मतलब बोल्टेड जॉइंट का क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट वन इज the crest diameter of screw thread is same as। आपको याद होगा कि मैंने आपको बोल्ट का पूरा डिजाइन समझाया था बोल्ट, ठीक है, सोचो जरा, क्रस्ट में गड़बड़ मत कर देना, मैंने आपसे कहा था मैं भी गड़बड़ कर देता हूं इसमें। ठीक है, तो क्रस्ट डायमीटर क्या था, क्रस्ट क्या था पहले ये बताओ। इस फिगर में क्रस्ट कौन से थे, ऊपर वाले नीचे वाले, ये या ये, 1 या 2 क्रस्ट ऊपर वाले। अगर ये 1 ऊपर वाले क्रस्ट थे, अगर ये क्रस्ट थे तो ऊपर से ऐसे इस साइड से आएगा। ठीक है, तो ये क्रस्ट हो गया, मतलब ये मेजर डायमीटर है, माइनर डायमीटर है। तो माइनर डायमीटर के नाम भी बताए थे मैंने। माइनर डायमीटर कौन सा होता है, जो कि ट्रफ से होके जाए, यहां से होके जाए ऐसे, ये वाला, ये था हमारा माइनर डायमीटर। याद है, जिसे मैंने क्या बोला था, डीसी, कोर डायमीटर। माइनर को मैंने क्या बोला था, कोर। ठीक है, माइनर को मैंने क्या बोला था, कोर, या फिर रूट, इसे हम रूट भी बोलते थे, तो रूट। इसका मतलब ये नाम तो नहीं होंगे, ये तीन तो नहीं होंगे, क्योंकि क्रस्ट कहां से जा रहा है, मेजर से जा रहा है। तो इसमें देखो कोर डायमीटर नहीं होगा, रूट डायमीटर नहीं होगा, माइनर नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही डायमीटर के हैं इस सॉलिड वाले पार्ट के। थ्रेड, थ्रेड का क्या आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, सी। हाँ जी, थोड़ी सी स्टार्टिंग में गलती कर दी थी आपने। ठीक है, तो यहाँ पर कोर डायमीटर, रूट डायमीटर एंड माइनर डायमीटर सेम हुआ करते थे। मेजर डायमीटर थी क्रस्ट डायमीटर। आई थिंक आपकी क्रस्ट में कंफ्यूज हुए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पर भी कोई भी दिक्कत हो बता देना, अगर उसे और एक्सप्लेन करना होगा तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The resultant axial load on bolt depends upon। resultant axial force, मैंने axial force के बारे में समझाया था कि बोल्ट के अंदर टेंशन होती है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही होना चाहिए। कभी-कभी हमारे नॉर्मल एक आईक्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन-कौन सी चीजें हम देखते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, जी सोचो, सोचो, बोल्ट को सोचो, बोल्ट पर क्या-क्या लग रहा है, बोल्ट पर क्या-क्या लग रहा है, बोल्ट कहाँ होता है, बोल्ट कहाँ होता है, दो प्लेट के बीच में, है ना, ऐसे एक प्लेट होगी और दूसरी प्लेट ये होगी, दो प्लेट को इसे जॉइन कर रखा है बोल्ट ने इसमें। ठीक है, यहाँ पर नट और लगा हुआ है नीचे से, यहाँ पर नीचे से मैंने क्या कर दिया, नट और लगा दिया इसमें। ठीक है, तो अब जरा सोचो, एक्सटर्नल लोड अप्लाइड, हाँ डिपेंड करेगा भाई, यहाँ पर द रिजल्टेंट एक्सियल फोर्स किस पर डिपेंड करेगी, एक्सियल फोर्स मतलब ये वाली, रिजल्टेंट एक्सियल फोर्स डिपेंड ऑन एक्सियल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, हमारा टॉर्क, जो हम इस पर नेट पर टॉर्क लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। सेकंड है इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट, स्टार्टिंग में उस पर तो डिपेंड करता ही है, बिल्कुल, तभी तो टेंशन प्रोड्यूस होती है, मतलब ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। दैट इज द रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टेड मेंबर। इलास्टिक यील्डिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर ये रबर के बने हुए हैं तो क्या होगा, डिपेंड करेगा एनी टेंशन। अगर ये रबर के बने हुए हैं तो नट क्या होगा, और अंदर तक चला जाएगा। प्लेट अगर रबर की है तो नट अंदर और तक चला जाएगा, अगर ये प्लेट हमारी स्टील की है तो नट इतनी जल्दी अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब इलास्टिक यील्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, इलास्टिक यील्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 3, 1 to 1। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि फार्मूला वगैरह को देखना है आपको, ये सिंपल आईक्यू बेसिस पर क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटी छोटी चीजें जो मैंने वहां पर आपको बताई नहीं है, बेसिकली को हमें पावर स्क्रू के सेंस में थ्रेड पर समझाऊंगा तो बात करूंगा, बट यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया है। द डेजिग्नेशन M33 क्लोज टू ऑफ ए बेल्ट ऑफ ए बोल्ट मींस क्या होता है। मैंने आपसे एक चीज बोली भी थी, एक एग्जांपल करवाया था बोल्ट का, जिसमें हमारे पास शायद डायमीटर कुछ ऐसा निकल के आया था 15.6 समथिंग ऐसे कुछ। तो मैंने उसे बोला था कि ये क्या लिखोगे आप, m मैट्रिक थ्रेड है ना, मैट्रिक m सॉरी m यहाँ 15.6 के पास वाला इंटीजर लिखोगे, इसका मतलब m16 लिखोगे, ठीक है m16, ठीक है m16 लिखोगे। अब यहाँ पर 15.6 यहाँ पर इसे हमने लिखा 16, ये क्या आया था, ये 15.6 क्या निकल के आया था, दिस इज द मेजर डायमीटर और द कोर डायमीटर, याद करके बताओ, दिस इज द मेजर डायमीटर और द कोर डायमीटर, 15.6 जो निकल के आया था। कोर डायमीटर बहुत बढ़िया, याद तो करो यार, हमेशा ऐसे कैसे काम चलेगा। हमने जब इस चीज को डिजाइन किया था, याद करो, जब हमने इस चीज को डिजाइन किया था तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ हमने क्या किया था कि ये था हमारा जो क्रिटिकल पोर्शन था, ये था हमारा क्रिटिकल, क्योंकि इसका डायमीटर कम था डीसी का, ये हमारे लिए सेफ था क्योंकि ये क्रिटिकल था। तो इस डीसी की वैल्यू ये हमने निकाली थी, दैट विल बी 15.6 निकल के आई थी, तो इसको हमने M16 बोला था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि M जो हमारे पास डीसी है, तो मैट्रिक थ्रेड M33, और यहाँ पर जो 2 है, इस 2 का मीनिंग क्या होता है, 2 का मीनिंग होता है, मैंने शायद आपको ये फिगर में समझाया भी था, ऐसे नहीं, शायद मैंने पिच के बारे में यहाँ नहीं बताया था, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था मेरा, अगर मैंने नहीं बताया तो, अगर बता दिया तो बहुत अच्छी बात। ये जो मैंने बोल्ट ऐसे बनाया था, याद होगा, एक बड़ा सा बोल्ट का फिगर बनाया था, पिच क्या होगी, पिच होगी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, दैट इज द पिच, तो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस, दैट इज द पिच, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पिच है ना, ये गिवन होती है, क्रॉस टू करके ये पिच गिवन होती है। अगर यहाँ इसमें पिच गिवन है, ठीक है, अगर इसमें पिच गिवन है, तो ये हमारा जो बोल्ट होता है ये कहलाता है फाइन 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 थ्रेडेड बोल्ट, ठीक है, फाइन थ्रेडेड बोल्ट, ठीक है, या फिर फाइन पिच, ठीक है। और अगर यहाँ पर पिच गिवन नहीं है, मतलब M33 ऐसे लिख सकता है, इसका मतलब ये जो बोल्ट है ये है कोर्स पिच, इसकी जो पिच है वो एक्चुअल में रियल में सेम डिफाइंड नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो थ्रेड है ना, वो थ्रेड यहाँ पर एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाए हुए हैं, एकदम परफेक्टली फोम टूल से नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर M33 ऐसे लिखा हुआ है, क्रॉस टू नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पिच क्या होगी, कोर्स पिच। कोर्स पिच में क्या होगा कि ये चीज हो सकती है 2 हो, इसके और इसके बीच में हो सकता है 2.1 mm। तो यहाँ पर हम एकदम डिफाइंड पिच नहीं बता सकते। तो अगर रिप्रेजेंटेशन समझना, अगर बोल्ट को सिर्फ और सिर्फ M33 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 33 इसका डायमीटर है, ठीक है, एंड उसमें पिच जो है वो क्या है, कोर्स पिच है। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे पास ये क्रस्ट हैं, उनमें मेरी पिचेस क्या होंगी, हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए या हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो जाए, मतलब परफेक्ट नहीं होगी। बट अगर इसमें ऐसे लिखा हुआ है M33 क्रॉस टू, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारी फाइन पिच का होगा, हर जगह 2 mm का ही पिच होगा। बात क्लियर है, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पर द डेफिनेशन M33 ऑफ अ बोल्ट मींस M33 क्रॉस 2, तो 2 देखो 2 mm की क्या हो गई, पिच हो गई, 2 mm की क्या हो गई, पिच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या होगा, 2 mm की पिच है, 2 mm की पिच इज दी C, ठीक है, C हमारा 2 mm पिच, ये क्या है थ्रेड पर सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है 2 mm की पिच, साथ ही क्या है हमारे पास मैट्रिक थ्रेड ऑफ 33 mm डायमीटर। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास ये निकल के आता है, कोर डायमीटर होता है, बट सिंपल सी बात है, जो कोर डायमीटर मिला वो 15.6 मिला, तो जो हमारे पास जो हमने डीसी निकाला उसके अप्रोक्स में जो हमारे पास फाइनल डायमीटर मिलेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेजर डायमीटर। और इसका एक दूसरा नाम दिया था मैंने, नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। तो नॉमिनल डायमीटर, यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर का यूज हुआ है, बट 2 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक थ्रेड्स ऑफ 33 mm आउटसाइड डायमीटर एंड 2 mm पिच, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नितेश जी, अमन जी बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज थी जो कि मैंने वहां थ्योरी में नहीं बताई थी, तो ये प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ये चीज मैंने समझाई थी। फॉर बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ द सेट डायमीटर इज मेड इक्वल टू, बताइए क्या होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है बोल्ट की समझाई, क्या आंसर होना चाहिए सोच के बताओ। ये शेड था, यहाँ से ये स्ट्रेट्स थे। आपको मैंने ये चीज बताई थी, एक छोटा सा सिनेमैटिक डायग्राम दिया था। प्लीज मनीष इस चैप्टर को वीडियो को तो देख सकते हैं, ऐसे छोड़ो मत। ठीक है, तो यहाँ पर ये था हमारे पास डीसी, ये था हमारे पास मेजर डायमीटर जो कि इस डी के बराबर था। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या था यार, आप अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो गलती करोगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रिवाइज नहीं कर रहे तो गलती करोगे, वीडियो नहीं देख रहे हो तो फायदा नहीं है उसका। मान लीजिए चलो आप क्लास छोड़ देते हो तो ऑनलाइन है यार, इसका फायदा उठा लो, बट ये एक तरह से लास्ट सब्जेक्ट है जो ऑनलाइन हो रहा है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट ऑफलाइन होंगे, फिर देखते हैं कितना फायदा उठाते हो। ठीक है, फिर क्लास में आना ही कंपलसरी है आपको। प्रोडक्शन होगा आई थिंक ट्यूसडे से फाइनल हुआ है 5:30 बजे से। ठीक है, तो 5:30 बजे से शाम को प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, उसमें ऑफलाइन ही आना है, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन ही आना है। ठीक, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट था, तो जितने यहाँ पे मुझे काट के आपने, ठीक है, वो खत्म होने वाले। ठीक है, घर रह के पढ़ने की। ठीक है, चल, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, तो सिग्मा 1 ठीक है बराबर होना चाहिए सिग्मा 2 तभी तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम कहलाती है, या फिर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट कहलाएगा। तो इसमें मैंने प्रूफ किया था कि यहाँ पर आप इस चीज को तभी बराबर कर सकते हो जब इस डी को आप इतना यहाँ से काट कर दोगे, इतना यहाँ से हटा दोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो इतना अगर रिमूव करोगे तभी तो ये चीज हमारी डी जो है वो डीसी के बराबर लेके चलनी पड़ेगी। डी है जो डीसी के बराबर लेके चलनी पड़ेगी, बोल्ट ऐसा बनाना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि आपने एरिया तो सेम होता है ना, यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया सेम होते हैं, तो डायमीटर अगर सेम कर दे तो एरिया सेम होगा। या फिर यहाँ पर इस बोल्ट में जो ये वाला था, इस बोल्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया। इस बोल्ट में जो सेट था उसने क्या क्रिएट कर दिया था हमने, और जिससे कि क्या हुआ, और ये होल की जो डायमीटर थी वो कितनी आई थी, याद करके बताइए मुझे। जो डायमीटर थी होल की डीएच जिसे बोला था, वो कितने टाइम्स था ऑफ दैट पर्टिकुलर जो हमने मेजर डायमीटर माना हुआ था डी, यहाँ पर कितना था, वेरी गुड, 0.58 और 54। ठीक है, 0.54 था। ठीक, और साथ ही इसमें जो वैल्यू आई थी वो कितना था, वो था 0.84। जो डीसी था वो डी में जो रिलेशन हुआ करता है, डीसी एंड डी में रिलेशन, इस वाले फिगर के हिसाब से डीसी एंड डी में रिलेशन, ये डीसी था ये डी था, इसमें रिलेशन क्या होता है, डीसी इक्वल टू 0.84 डी, डीसी इक्वल टू 0.84 है ना। तो ये चीजें थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द बोल्ट फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ the center diameter is made equal to a minor diameter of the strip. ठीक है, C is the right answer. Next question. How can shock absorbing capacity of the bolt is increased? हाँ, बताइए क्या होगा। शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का मीनिंग क्या हुआ कि हमारी स्ट्रेन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, डिफॉर्मेशन हम ज्यादा झेल सके, मैंने आपसे बोला भी था एनर्जी के सेंस में। हाँ, पढ़ो इसे पूरा पढ़ो। हाउ कैन शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट इज इंक्रीज्ड, बोल्ट की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मतलब डिफॉर्मेशन जो उसमें हो रहा है वो ज्यादा। शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है, टफनेस, यस और नो। मैंने ये वर्ड आपको यूज करवाया भी था जब बोल्ट समझाया था। टफनेस का मीनिंग क्या हुआ कि जितना ज्यादा टफर होगा उतना ज्यादा, अब आया ना आंसर, जितना ज्यादा टफर होगा उतना ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, उस सेंस में कि वो हमारे शॉक एब्जॉर्ब को झेल सके। तो यहाँ टफनेस का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन एनर्जी जितनी ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर सके, और स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या करोगे,
आप क्या करोगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट बनाओगे। मैंने समझाया था यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट बनाओगे, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट बनाने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ये वाला, तो बाय द मेकिंग द सेम डायमीटर इक्वल टू द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ठीक है, जो अभी समझा था, ठीक है, डी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया था उससे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। M12 into 1.25 रिप्रेजेंट, M12 क्रॉस लिखा हुआ है 1.25, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसका कौन सा आंसर होगा। अभी मैंने समझाया था आपको ना, अभी मैंने समझाया था अगर क्रॉस में कुछ चीज लिखी हुई है, ठीक है, उससे मतलब नहीं कि वो इंटीजर है क्या है, मतलब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है M12, 12 क्या है मेरा नॉमिनल डायमीटर, ठीक है, नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1.25, ये क्या दी हुई है आपको, पिच की वैल्यू। अगर क्रॉस पिच की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब वो फाइन पिच है, कोर्स पिच है, फाइन पिच है, इसका मतलब है फाइन पिच ओनली। आंसर इज ए, क्लियर, आंसर इज ए। अब अमित जी नितेश जी क्लियर हुआ, ठीक है, जल्दी से बताइए अमित जी क्लियर हुआ, ठीक है, दिस इज द फाइन पिच ओनली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है कौन सा, बोल्टेड जॉइंट। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चंस है, साथ ही रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके नॉर्मल एग्जाम्स में, ठीक है, स्टेट लेवल या फिर जेईई एग्जाम्स में, वो होते हैं थ्रेड से रिलेटेड, थ्रेड के नाम वगैरह, ठीक है, तो वो चीज मैं पावर स्क्रू में बता दूंगा स्लाइड के बेसिस पर कि इनके नाम इस तरह से याद रखें। हेड के ऊपर नाम होते हैं रिविट्स के भी, तो वो चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। बोल्ट के भी हेड के ऊपर नाम होते हैं, हेड आपने ऐसे देखे ना बोल्ट के, ठीक है, तो उनके ऊपर भी नाम होते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, रिविट्स के भी नाम होते हैं कुछ, ठीक है, वो चीजें हम लेके चलेंगे कौन कौन से नाम, वो चीजें मैं उस चैप्टर में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जो ये आपको समझाया था वो मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप से समझाया था, डेरिवेशन समझाए थे इसमें जो भी आ सकते, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर आपका बोल्ट, ठीक है। अभी जो चीज इसमें नहीं करवाई है वो मैंने अभी आपको बताया है, प्लीज इसे एकदम कंप्लीटेड मत मानना, थ्रेडेड जॉइंट को कंप्लीटेड मत मानना जब तक पावर स्क्रू कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट, उन दोनों के क्वेश्चन मैंने एक साथ रखे हुए, ठीक है, वेल्डेड एंड रिवेटेड के एक साथ एक स्लाइड में, मतलब एक फाइल में रखे हुए हैं। उसमें तो सिर्फ 6 ही क्वेश्चन रखे थे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे। आई थिंक एक दो क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ है, ठीक है, तो उसे मैं हटा दूंगा, ठीक, ये टाइप है सभी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जेई से आउट ऑफ रहेंगे, ठीक है, मतलब जेई में वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते अगर यहाँ पर आते हैं तो, क्योंकि मैंने इसमें सभी कुछ मिक्स किया हुआ था, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वेल्ड एंड रिवेट मिक्स आएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन किसका है, वेल्ड का, क्या होगा, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट, द साइज ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू, क्या आंसर होना चाहिए, transverse fillet weld है, transverse fillet welded joint, the size of the weld equal to, size of the weld equal to, ठीक है, transverse fillet weld में b वैल्यू 0.707 into throat of the weld, ये चीजें कल समझाई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, ठीक है, ये चीजें कल समझी थी, हमने बात की थी इन चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है
नितेश जी और अमित जी, आपने चैप्टर पढ़ लिया है कल वाला पैरेलल जॉइंट? ओके गुड, ठीक है, तो प्लीज आंसर देते रहिएगा, अगर डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट आर डिजाइन्ड फॉर, किस चीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड? कौन सी वाली स्ट्रेंथ होती है उसमें? टेंसाइल होती है, बेंडिंग होती है, शियर होती है, कंप्रेसिव होती है, कौन सी होती है? शियर। कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए? डी। बहुत बढ़िया, मैंने कल अच्छे समझाया हुआ है कि शियर में फेल होते हैं, है ना, शियर में फेल होते हैं, इसका आंसर क्या हुआ? शियर। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट इज डिजाइन्ड फॉर, पैरेलल को याद करो, पैरेलल किस में जाता है, सोचो, पैरेलल फिलेट वेल्ड याद आ रहा है? ठीक है, पैरेलल फिलेट वेल्ड किस में जाएगा? शेयर में जाएगा, दोनों ही शेयर में थे ना, दोनों ही शेयर फोर्स लिए थे ना, ठीक है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये भी शेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, आप तो काफी जल्दी दे रहे हो, ठीक है, ये तो फिर से सेम ही आ गया। हाँ, एक चीज छोटी सी जो मेरे से कल एक मिस्टेक हो गई थी, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आपको, ठीक है। यहाँ जो मैंने बट वेल्ड समझाया था, बट वेल्डिंग, उसमें थोड़ा नोमेनक्लेचर देखिए, यहाँ बट वेल्डिंग ऐसे थी ना, री वेल्डिंग ऐसे बट वेल्डिंग थी, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है, उसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, उसे थोड़ा सा प्लीज रिकरेक्ट कर लेना। यहाँ यही जो हमारे जो टी की मैंने बात की थी ना, जिसे मैंने थ्रोट बोला था, क्योंकि मैंने बेसिकली थ्रोट को ही अपने माइंड में रखा, तो थ्रोट ऑफ द वेल्ड, यहाँ पर थ्रोट ऑफ द वेल्ड जो कि जहां से ये फेल होता है, फेलियर सिस्टम मैंने बिल्कुल सही कराई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस नाम में गड़बड़ हो गया था। थ्रोट ऑफ द वेल्ड यहाँ पर कहलाता है साइज ऑफ द वेल्ड आल्सो, जो थ्रोट ऑफ द वेल्ड है ना, वही यहाँ पर साइज ऑफ द वेल्ड भी कहलाता है, थ्रोट ऑफ द वेल्ड यहाँ पर साइज ऑफ द वेल्ड भी कहलाता है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द वेल्ड, ठीक है, या फिर इसी की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी, थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है, तो उसमें बस ये थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लेना, थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है, प्लीज उसको रिकरेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, बट वेल्डेड जॉइंट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द वेल्ड ऑफ बट वेल्डेड जॉइंट इज इक्वल टू बी, ठीक है, बी, थ्रोट ऑफ द वेल्ड, सीधा, ठीक है। वो थोड़ा सा वहां पर कल मिस्टेक हो गया था, कॉन्सेप्ट सही था, जो मैंने फेलियर बताया था वो तो बिल्कुल ठीक था, बस नाम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, stress concentration factor for welded joint subjected to fatigue loading is highest in, मैंने ये भी कल बताया था आपको, स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होती है, किसमें ज्यादा होती है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वेल्डेड में कौन सा वाला हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा लेके चलते हैं, दो फिगर बताए थे कल, वेल्डिंग ऐसे हो रही है, दो प्लेट हैं ऐसे ऐसे, इस पर ये वेल्डिंग ऐसे आ रही है, याद है, ऐसे हमने वेल्ड लिए थे, दो प्लेट ऐसे ले ली और यहाँ पर मैंने ये वेल्डिंग ऐसे कर दिया, ये लेफ्ट वेल्डिंग, मैंने क्या बोला कि कभी भी थ्योरेटिकल में ऐसे फिगर लेते हैं, ऐसे, कल डिजाइन किया था पूरा अच्छे से, तो उसमें हमने कैसे डिजाइन किया था, ऐसे, तो ये जो पार्ट था ये क्या था, रीइंफोर्समेंट, ये वाला, इसको हमें हटाना था, क्यों, मैंने आपसे बोला भी था इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर द वेल्डेड joint subject to fatigue loading is highest in the reinforced butt weld या reinforced lap weld, ठीक है, कि butt weld में भी हमारे पास ये चीजें आई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, butt weld में भी हमारे पास reinforcement आया था, याद होगा मैंने ऐसे दिखाया था, जैसे ये वाला पार्ट reinforcing था, ठीक है, क्लियर हो गया, तो आंसर क्या होगा मेरा, reinforced butt weld या reinforced lap weld, ठीक है, तो वो चीज reinforcing हमारे लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन को ज्यादा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो, स्क्रीन पर दिख तो रहा होगा ना, ठीक है, इसे ट्राई करो, कल ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और आई थिंक मैंने यही तो नहीं करा दिया था, नहीं, वैल्यू थोड़ी थोड़ी अलग है ना, हां वैल्यू थोड़ी थोड़ी अलग है, नहीं अलग है, अलग, ठीक है, हां, इसे इसे कीजिए, ठीक है, इसे कीजिए, इसके जैसा क्वेश्चन मैंने कराया था कल, इसके जैसा क्वेश्चन कराया
आंसर आ गया है इसका। तो कैलकुलेशन में मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, जब आप ट्रांसवर्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको याद होगा 0.828 से हम करते थे ट्रांसवर्स की कैलकुलेशन 0.828 t into LD into tau परमिसिबल, इससे होती थी हमारी PT, P मैक्स जो ट्रांसवर्स वाला झेलता था, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, क्योंकि जो वेल्ड होता है वो पैरेलल में फेल होता है, तो समझाया था मैंने, क्योंकि वेल्ड मेरा पैरेलल फोर्स में फेल होता है ना, पैरेलल फोर्स, आपको याद होगा कि पैरेलल और ट्रांसवर्स में वेल्ड मेरा किस में फेल होता है, पैरेलल में। ये पैरेलल है हमारा क्रिटिकल पार्ट होता है, ठीक है, पैरेलल हमारा क्रिटिकल है, उसमें फेल हो जाती है। तो इसलिए जनरली आप ट्रांसवर्स की कैलकुलेशन करते हुए भी 0.707 ही लिया करो, 0.707 ही लिया करो, ठीक है। ट्रांसवर्स की कैलकुलेशन करते हुए भी 0.707 लिया करो, कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, क्योंकि आप फिर कॉमन ले सकते हो चीज, तो 0.707 से ही कैलकुलेट किया करो। होना चाहिए ट्रांसवर्स से, क्योंकि इसके ऊपर पैरेलल ट्रांसवर्स फोर्स ही लग रही है, इस पर पैरेलल फोर्स नहीं लग रही है, बट इस पर अगर पैरेलल फोर्स लगती, समझ रहे हो, अगर इस पर पैरेलल फोर्स लग जाती, किसके पैरेलल लग रही है, ये इस वाले के, तो इस पर अगर पैरेलल फोर्स लग जाती तो ये पैरेलल में फेल होता, 0.707 से फेल होता। तो कहीं कहीं कंसीडरेशन में हम इजी बनाने के लिए ट्रांसवर्स के लिए फॉर्मूला 0.707 ही यूज कर लेते, ठीक है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या कर क्या रहे हो, लेंथ बतानी है भाई, ईच पैरेलल से वर्टिकल तो समझाया था ये क्वेश्चन, दिक्कत क्यों हो रही है, इसे मान लो L, ये भी हो गई L, ठीक है, ये मेरी पैरेलल फिलेट वेल्ड है फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आप क्या करना है, मैंने लास्ट में क्वेश्चन यही करवाया था, पहले आपको क्या करना है, इस P के दो पार्ट तोड़ दो, तो इस P के दो पार्ट किसके में टूट रहे हैं, एक तो इस वाले में पैरेलल फिलेट वेल्ड में है ना, और एक पार्ट टूट रहा है ट्रांसवर्स में, ठीक है। तो पैरेलल फिलेट वेल्ड में क्या होगा, P1 मान लो, P1 फोर्स आ रहा है, तो P1 और P1 मतलब 2P1, जैसे कल भी हम लिखा था, है ना, एंड P2 ये वाला इसमें जा रहा है P2, तो ये तो हमारा है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, तो सही पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए तो फॉर्मूला सीधा ही होता है 0.707, ठीक है, इनटू L इनटू T इनटू टाउ परमिसिबल, ठीक है। एंड P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू होगी ट्रांसवर्स के लिए मैंने क्या बोला, इजी बनाने के लिए 0.707 ही ले लेना, तो क्या हो जाएगा T इनटू LE इनटू टाउ परमिसिबल। अब सीधे इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ से टाउ परमिसिबल इनटू 0.707 इनटू यहाँ L क्या था, यहाँ L हमें निकालना है, यहाँ का L हमें निकालना है, तो 2 इनटू L, T भी कॉमन हो गया, 2 इनटू L हमें निकालना है, प्लस यहाँ का L कितना है, यहाँ का L है 100, यहाँ का L है 100, तो ये हो गया 100 यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब तो बाहर आ गए थे, ठीक है, ये होगा,
ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्स का है, ये पैरेलल का है। पैरेलल के लिए तो हमें निकालना है ना, इक्वल टू किसके हो गया, जो यहाँ पर फोर्स दी हुई है। फोर्स की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है। फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, फोर्स की वैल्यू निकलेगी कैसे निकलेगी, फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैक्सिमम फोर्स कैसे निकलेगी, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितनी दे रखी है आपको, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितनी दे रखी है। अच्छा एक मिनट, इसका आंसर आ गया है क्या, B47 आ गया है क्या, जल्दी से बताइए सभी का। आपने बी ऑप्शन दे रखा है, यस और नो, ठीक है। नितेश जी आपका भी बी आ गया है, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर आपने फोर्स कैसे निकाला, फोर्स निकलेगा सिग्मा इनटू एरिया, और सिग्मा क्या है, टेंसाइल फोर्स रखिए, स्ट्रेंथ रखिए 70 इनटू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.5 mm ठीक है, ठीक है, एंड 100 वाइड है, तो 100 इनटू 12.5, 100 इनटू 12.5, तो यहाँ पर ये फोर्स हो गया हमारे पास इस टी की वैल्यू, क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया ठीक है। D is the right answer, 47 I think ये आ रहा है, हाँ 47 mm, 46.21 के आसपास आया था, 47 mm, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आगे चलिए फिर, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक नहीं ये तो सिंपल है, मैक्सिमम, हाँ बताइए क्या होगा, हाँ 46.6, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, फॉर ए पैरेलल लोड ऑन ए फिलेट वेल्ड, मैंने कल समझाया भी था, ये पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए मैक्सिमम शियर कहाँ होती है, पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए, पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए, पैरेलल फिलेट वेल्ड वो ट्रांसवर्स था, पैरेलल मतलब ऐसे जो जा रहा था, है ना, पैरेलल फिलेट वेल्ड क्या है यार, एक क्यों बोल रहे हो, पैरेलल है ये, पैरेलल, फिर से फिगर में गलती कर रहे हो, ये पैरेलल थोड़ी था यार, ये वाली चीज पैरेलल थी क्या, गलती कर रहे हो, ध्यान से समझो, ये वाली चीज पैरेलल थी क्या, ये फिगर याद रखो ना जो मैंने कॉमन लिया था, ये वाला एक साथ वाला जो फिगर लिया था कल, इसी से तो समझाया था आपको, तो पैरेलल फिलेट वेल्ड ये था क्या, पैरेलल फिलेट वेल्ड इस फोर्स के लिए, वेल्ड इस फोर्स के लिए क्या ये वाला पैरेलल फिलेट वेल्ड था, नहीं ना, है ना, इसमें आया था ना 67.5, गलती क्यों कर रहे हो, इसमें आया था 67.5 ये वाला और 22.5 ये वाला, तो ये तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के लिए था ना, यहाँ पर पैरेलल पूछा तो पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए ये था आंसर, ये था पैरेलल फिलेट वेल्ड फॉर दिस फोर्स, तो यहाँ पर ये वेल्ड कितने पर जाता, 45, क्लियर है नहीं, ठीक है ना, नितेश जी अमन जी बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ, हाँ वही है ना, थोड़ा ये ट्रांसवर्स वाला है, वो जो चीज थी वो ट्रांसवर्स में थी, इसीलिए मैंने वो अलग अलग फिगर में बनाए थे, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, a 60 mm long and 6 mm thick fillet weld carries a steady load of this, the shear strength of the weld material is equal to this, the margin of safety क्या होता है, margin of safety याद रखिएगा, margin of safety equal to factor of safety -1, तो आप बस factor of safety निकाल लो, ठीक है, factor of safety निकाल लो इस क्वेश्चन में, margin of safety में -1 कर देना, factor of safety कहां से निकालोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए मैंने टाउ परमिसिबल का रिलेशन दिया था, टाउ परमिसिबल का, यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ दे रखी है 200, मतलब टाउ परमिसिबल में क्या करोगे 200 अपॉन एफ बस, है ना, और रिलेशन बना दो, पहले फिगर बना लो अपने माइंड में, उसके बाद रिलेशन बना लो, आंसर निकालो। हमेशा फिलेट वेल्ड को किसमें तोड़ोगे, पैरेलल फिलेट वेल्ड में, पैरेलल का रिलेशन लेके चलना, mm long and 6 mm thick, 60
60 mm लॉन्ग एंड 6 mm थिक, ये हो गया बेल्ट। ठीक है, समझ रहे हो, ये मैंने बेल्ट निकाल लिया। कहीं पर भी हो, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे बट हो, उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे वो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर ट्रांसवर्स हो चाहे वो यहाँ पर पैरेलल हो, उससे भी हमें मतलब नहीं है। हमें क्या स्टडी लेके चलनी है, पैरेलल वाली, हमें लेके चलनी है क्रिटिकल, और क्रिटिकल क्या होती है, पैरेलल वाली। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ऐसे। ठीक है, ये हो गई। तो इसमें कौन सा वाली स्टडी लेके चलोगे, पैरेलल वाली। ठीक है, तो पैरेलल के लिए फोर्स ऐसे मान लो अपने माइंड में, ये जो मैक्सिमम फोर्स झेल सकता है वो कल बताया था मैंने, मैक्सिमम फोर्स जो झेल सकता है उसकी वैल्यू होगी 0.707 T into L into tau permissible। यस, जितना ही मैक्सिमम झेल सकता है, दिस इज द P max, कितना ही मैक्सिमम झेल सकता है। तो जरा एक बात बताइए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली होती क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, मैक्सिमम अपॉन में जो आपने अप्लाई किया है, मतलब इंड्यूस्ड, मैक्सिमम अपॉन में इंड्यूस्ड, दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये तो होती है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकती है, वो मैक्सिमम लोड हो सकता है, मैक्सिमम लोड अपॉन अप्लाइड लोड। तो मैक्सिमम ये लोड कितना झेल सकता है, वो Pmax कितना है मेरे पास 0.707 into T, T कितना है, थिक कितनी है 6 mm, तो 6 हो गया, into Le कितना है, Le हमारे पास 60 mm, 60 हो गया, into टाउ परमिसिबल कितना दे रखा है 200। ठीक है, तो ये हो गया मेरा Pmax। अगर मेरे पास Pmax ये आ गया है और हमारे पास अप्लाई फोर्स कितना है, अप्लाई फोर्स है हमारे पास 20 किलोमीटर, मतलब मैं इस पर अभी कितना लगा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर मेरा क्या है, वर्किंग लोड या अप्लाइड लोड, जबकि मैक्सिमम कितना झेल सकता है, इतना। ये वैल्यू 20 से ज्यादा ही आएगी, चेक करो और निकालो एफएस। एफएस यहां से क्या हो जाएगा, जो ये लोड है Pmax डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पर P अप्लाइड यानी कि वर्किंग लोड, P अप्लाइड यानी कि वर्किंग लोड। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को किसके सेंस में कर लिया, सिंपल स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, Pmax की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना 1 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना कि एफओएस है। पहले एफओएस की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 2.54। 2.54 किसकी आ रही है वैल्यू मेरे से, किसकी आ रही है, एफओएस की। एफओएस क्या आ रही है, एफओएस की क्वेश्चन में पूछा गया है एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एफएस माइनस 1, सो आंसर विल बी सी। ये ठीक है, उसमें से एक घटाना भी है ना, तो 1.54 देख रहे हो, पहला ऑप्शन ही एफएस का दिया हुआ। ठीक है, तो इसलिए गलती मत करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या एफएस है वो आपको देखना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो -1 का। ठीक है, आगे चलें, ये चीज समझ में आ गई, नितेश जी क्लियर हुआ, ये हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट है तो पूछो। मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके सेंस में बताई यहाँ पर, Pmax और अप्लाइड लोड, क्योंकि यहाँ अप्लाइड लोड दिया हुआ है। ठीक है 20। ठीक है, आगे चलें, ओके। नेक्स्ट है, इन अ बट वेल्डेड जॉइंट द थ्रोट ऑफ द वेल्ड इज कंपेयर्ड टू द साइड ऑफ द वेल्ड, हियर्स द रेशियो। क्या होगा, अभी मैंने समझाया था, जो कल की एरर थी उसे मैंने सही बताया और उसके बाद मैंने समझाया, वहां से आप आंसर निकाल के बताइए। इन अ बट वेल्डेड जॉइंट the throat of the weld as compared to the size of the weld, मतलब butt weld के throat edge और size को हमने क्या माना हुआ, leg। ठीक है, leg of the weld या size of the weld, वो दोनों की जो रेशियो है, मतलब उन दोनों का जो वैल्यूज का रेशियो है वो क्या होगा। सोचो, butt weld में क्या होता है, throat, अभी तो समझाया था। butt weld में throat क्या होता है, ये वाला, ये तो होता है थ्रोट, ये वाला दिस इज द एज। और साइज ऑफ द वेल्ड क्या होता है, बट वेल्ड का ये, बट वेल्ड का साइज भी क्या होता है, ये लेग भी क्या होता है, ये है ना। इसका मतलब h अपॉन साइज कितना आ जाएगा, ये 1 है ना भाई, h भी सेम साइज भी सेम, दोनों सेम है, तो क्या आ गया रेशियो, 1 रेशियो। क्लियर, आगे चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। हाँ, ये अब इसमें मैंने कहा ना कि वेल्ड और रिवेट दोनों मिक्स अप, तो यहाँ पर रिवेट, ये रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय, रिवेट की मैंने 2-3 चीजें दिखाई थी आपको जब एक रिवेट बनाया था। ये था हमारा रिवेट का हेड, ये था हमारा रिवेट का टेल, याद होगा, ये था टेल, ये था हेड, है ना। कौन सा हेड है वो भी डिपेंड करता है, स्नैप हेड है क्या है, ये स्नैप हेड है। ठीक है, और एक था हमारे पास शेंक, है ना। तो कौन सी चीज से रिवेट को डिफाइन किया जाता है। अब मुझे ये बताइए, अगर हम हेड से डिफाइन करेंगे, आप एक बात बताइए कि टाइप ऑफ हेड, देखो सबने हेड का आंसर दिया जनरली,
देखो मेरी बात ध्यान से समझो, हमने रिवेट को किस चीज से डिजाइन किया था, रिवेट को हमने किस चीज से डिजाइन किया था, डिजाइन किससे हुआ था रिवेट, क्या लेंथ से हुआ था, क्या हेड से हुआ था, डिजाइन किससे हुआ था, डायमीटर से। क्योंकि आपने रिवेट को जब तोड़ा था तो आपने रिवेट को ऐसे तोड़ा था, याद होगा है ना, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे टूटा था। इसका मतलब जो हमारे लिए क्रिटिकल था वो ये था इसका डायमीटर। तो शैंक डायमीटर पर ही मेरा रिवेट स्पेसिफाई होता है कि शैंक डायमीटर जितनी ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा रिवेट अच्छा, जितना शैंक डायमीटर कम उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, वो जल्दी से फेल हो जाएगा। तो शैंक डायमीटर इज स्पेसिफाइड, जो नोमेनक्लेचर होता है इसमें शैंक डायमीटर को लिया जाता है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। इस चीज को नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि a limit is specified by the set diameter, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not desirable material for the rivets, कौन सा मटेरियल इसमें से नॉट डिजायरेबल होता है रिवेट के लिए। रिवेट क्या काम करता है, दो प्लेट्स को जोड़ने का, है ना, जनरली दो प्लेट्स को जोड़ने का इस तरह से। तो अगर ये रिवेट यहाँ पर हम ब्रिटल मटेरियल का ले लें तो दोनों चीजें एकदम से टूट जाएंगी। बट अगर ये डक्टाइल का होगा तो हो सकता है कि पहले वो ऑब्वियस है, डक्टाइल होता है तो क्या होता है, पहले वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाएगा, मान लीजिए ऐसे गया, तो आपके पास अभी टाइम है कि इसे आप क्या कर दें, अलग अलग कर दें, रिवेट को निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर प्लेट एक इधर की ओर होगी एक इधर की ओर, बट आपको पता लगा कि यहाँ पर रिवेट फेल हो चुका है, इस रिवेट को निकालो दूसरा लगाओ, ठीक है। मतलब ऐसा फेलियर नहीं होगा जो अचानक से ब्रेक ही हो जाए, ठीक है, जैसे बॉयलर में हुआ करता है, ठीक है। बॉयलर में रिवेट एंड कर रखे हैं हमने, ठीक है, बॉयलर को हमने रिवेट एंड से बना रखा है, मतलब साइड में रिवेट लगा रखे हैं। अगर रिवेट हम डक्टाइल मटेरियल के नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुरंत ही अगर वो चीज ब्रिटल है और तुरंत ही टूट जाए तो सारी स्टीम आपकी बाहर निकल जाएगी। इसलिए पहले आप क्या बनाओगे, रिवेट को डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल कौन सा है, माइल्ड स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर। इसका मतलब क्या बचा, किसका नहीं बनेगा, कास्ट आयरन, ठीक है। सो आंसर विल बी द बी, नॉट द सी। अमन जी क्लियर हुआ, आंसर विल बी द बी, कास्ट आयरन इज द ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर द बॉयलर प्लेट रिवेट्स। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर द बॉयलर प्लेट रिवेट्स। बॉयलर प्लेट रिवेट्स समझ रहे हो ना, कि बॉयलर जैसे बना है तो एक साइड में जाके हमने रिवेटिंग कर रखी है, ठीक है, तभी तो हमने एक सिलेंडरिकल शेप दी उसे। तो रिवेट के लिए हम सबसे ज्यादा कौन सा लेंगे, जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा होता है, लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज सबसे कम, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया आंसर, लो कार्बन स्टील। और ये याद भी रखना, ये कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड होते हैं, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, लो कार्बन स्टील, ठीक है। क्लियर, आगे चलिए। द रिवेट हेड, हाँ अब ये चीज है, द रिवेट हेड, मैंने आपसे कहा ना कुछ चीजें स्टैंडर्ड है जो हम यूज करते हैं, तो उनको एज इट इज याद रखना क्वेश्चन के फॉर्म में। द रिवेट हेड यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल वर्क सच एज रूफ ट्रसेस, छत वाले जो ट्रसेस होती हैं, ठीक है, रूफ ट्रसेस। आपने देखा होगा, आपने कुछ ऐसे जो क्या होता है यहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा ऊपर से हम इस तरह की रूफ बना देते हैं, ऐसे जो वर्कशॉप वगैरह होती है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, उसमें ऊपर से छत ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो छत होती है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रसेस, ऐसे उसमें क्या होती है, ट्रसेस लगे होते हैं, ऐसे इन्हें बोलते हैं रूफ ट्रसेस, ठीक है। जनरली घरों में तो यूज नहीं होती, बट हाँ वर्किंग एरिया में यूज होती है ये चीज, ठीक है। आपने ये चीज कहाँ देखी होगी, हाँ आपने ये चीज देखी है रेलवे स्टेशन पे जो वो छत होती है, ठीक है, उसको देखना कभी रेलवे स्टेशन पे जहाँ खड़े होते हो प्लेटफॉर्म पे, उसके ऊपर छतरी वैसे नहीं होती जैसे हमारे घर की छत होती है। मतलब हमारे घर के जो पिलर्स होते हैं या हमारे घर की जो दीवारें होती है वहां ऐसे तो होती नहीं, ओपन होता है एकदम। वहां आप देखना, वहां पर ये रूफ ट्रसेस आपको दिखेंगे, वहां पर आपको रूफ ट्रसेस दिखेंगे, ठीक है। तो रूफ ट्रसेस जो यहाँ पर वेल्डेड होती है, सॉरी रिवेटेड होते हैं, ठीक है, ये गैसेट प्लेट्स बोलते हैं इनको, गैसेट प्लेट्स। तो गैसेट प्लेट्स जो यहाँ लगे होते हैं, जहाँ रिवेट लगे होते हैं उसमें, ठीक है, ये जो ट्रस लगी होती है, ट्रस आपने इंजीनियरिंग में शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऐसे हैं, तो ये यहाँ पर गैसेट प्लेट्स होती है जिसमें ये रिवेटेड होते हैं, ऐसे
कैसेट बेड में। तो इस रिवेट का कौन सा हेड यूजुअली यूज किया जाता है, वो रिवेट कैसे होते हैं जनरली देखने में, वो कैसे दिखते हैं आपको, स्नैप हेड। कैसे होते हैं वो, स्नैप हेड, ये वाले ऐसे ऐसे जनरली ये वाले तो देखते हो ना वहां पर ऐसे सर्कुलर ऐसे शेप आ रखी होती है इस तरह की, है ना, ऐसे ये वाली शेप आ रखी होती है ऐसे, ठीक है। तो ये जो शेप है ये हमारी क्या कहलाती है, स्नैप, ये जनरली यूज होती है, याद रखिए, ठीक है। रूफ ट्रसेस में कौन सी यूज हो रही है, स्नैप हेड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, ठीक है, मैकेनिकल एग्जांपल, दैट इज द बॉयलर। बॉयलर प्लेट होगी फिर से वही, ठीक है, कि बॉयलर की प्लेट्स को हमने रिवेटेड कर रखा है, उसके लिए भी आपके रिवेट्स कैसे होंगे, बॉयलर जनरली आपने नहीं देखा होगा बट उसके लिए भी याद रखिएगा स्नैप हेड। अगर देख रहा है तो उसमें आपने देखा होगा रिवेट आपकी स्नैप हेड पे होती है, ठीक है। स्नैप हेड समझ में तो आ रहा है, स्नैप हेड कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, ये इस तरह का डोम टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, बट बहुत ज्यादा डोम नहीं, ऐसा नहीं, ये गलती मत करना, ये नहीं है, ठीक है, ये क्या है, इस तरह का, जैसे क्या ये दिस स्नैप, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलें, ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, इन चीजों को याद रखना, ठीक है। This is the standard for the boilers, IBR. According to IBR, the thickness of the boiler cell is not be less than the thickness of the boiler cell is not be less than, मतलब बॉयलर आप किसकी हेल्प से बना रहे हो, एक प्लेट की हेल्प से। आपने इस प्लेट को क्या किया, रोल किया, ठीक है, आपने इस प्लेट को क्या किया, रोल किया, इसका एक डायमीटर आया, तो इसमें थिकनेस क्या है इस प्लेट की, यही तो है जिससे आपने ये बॉयलर ऐसे बना दिया, ठीक है, ये बॉयलर आपने ऐसे बना दिया। अब आपने इस बॉयलर में क्या किया, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ जिससे आपके और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, एक नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। देखो बॉयलर क्या होते हैं, बॉयलर या फिर एक बड़ा बॉयलर होता है, बड़ा बॉयलर काफी बड़ा, ठीक है। आपने क्या किया, बॉयलर की जो सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, मतलब जो उसकी रेडियस बन रही है, वो कौन से वाले जॉइंट से बनती है, हम क्या बात के चल रहे हैं, रिवेटेड जॉइंट, ठीक है। पहली चीज कि रिवेटेड जॉइंट है, बट कौन सा वाला रिवेटेड जॉइंट, बॉयलर अगर सिलेंड्रिकल हमें बनाना है ऐसे, तो हमने एक जॉइंट बनाना होगा, आपको मैंने ये सोम में पढ़ाया हुआ है प्रेशर वेसल में, ठीक है। यहाँ पर ये जो जॉइंट बनेगा, ये जो जॉइंट बनेगा कौन सा वाला, ऐसे वाला, ये जो जॉइंट बन रहा है। अब एक बात बताइए, आपने एक प्लेट को यहाँ पर ये है, ये प्लेट है, आपने क्या किया, इस चीज को मोड़ा ऐसे, ठीक है, आपने इसके ऊपर लेके चले गए आप इसे, है ना, मतलब इसका नाम क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर से ओवरलैप कर दूं, तो ये वाला जो अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इस पर रिवेटिंग, ऐसे आप इस पर ऐसे रिवेटिंग कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपने इस पर रिवेटिंग कर दिया, ठीक है। तो ये बताइए मुझे इसका नाम क्या होगा, कौन सा जॉइंट है, लैप जॉइंट या बट जॉइंट, ये वाला रिवेट के लिए लैप जॉइंट है या बट जॉइंट है, आपने इसे ओवरलैप किया, ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप किया, क्या नाम हो जाएगा भाई इसका, ओवरलैप करके रिवेट लगा रहे हो, क्या नाम हो जाएगा, ओवरलैप करके रिवेट लगा रहे हो, प्लेट क्या, थोड़ा सा इमेजिन तो कर लो, इमेजिन करने में क्या हो रहा है, ठीक है। आपने इस प्लेट के ऊपर दूसरी ये वाले जो प्लेट का सिरा था जो इसके ऊपर लेके आ गए, लैप जॉइंट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, गुड। तो लैप जॉइंट है। अब एक बात बताइए, अगर आपने ये तो चलो प्लेट एक पेपर है, ठीक है, जबकि शेल है उसकी थिकनेस कुछ ना कुछ तो होगी, हाँ मैंने आपको अभी थिकनेस का तो ये क्वेश्चन लेके चल रहा है ना, हाँ थिकनेस होती है कम से कम, ये याद रखिए, नोट पे लेस देन 7 mm, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा आईपीआर की उसके हिसाब से, बॉयलर ये रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड होता है बॉयलर के, उसके हिसाब से 7 mm से कम आप थिकनेस नहीं रख सकते हो, ये याद रखना। तो अगर मैं 7 mm से कम थिकनेस नहीं रखना, मतलब प्लेट इतनी पतली तो नहीं है ना, ये 7 mm की तो नहीं है ना, ये काफी, मतलब 7 mm थोड़ा सा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, अगर आपने इसको 7 mm की थिकनेस के साथ में ऐसे आपने इसे ओवरलैप किया, तो एक बात बताइए, जो सर्कुलरिटी है, जो ये शेप हमारी सर्कुलर आ रही है, जो सर्कुलर शेप आ रही है, वो कैसी हो जाएगी, वो सर्कुलर रह जाएगी, सोचो जरा, अगर ये 7 mm की है और इसको आपने इसके ऊपर ओवरलैप कराया, ये फिगर आपको कैसा दिखेगा बनता हुआ, ऐसा बनेगा या नहीं, इसका मतलब ये चीज सर्कुलर रहेगा ही नहीं,
यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो गई, एक तरह से मिसअलाइनमेंट हो गया सर्कुलर का। सर्कुलर होने का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे होना, ठीक है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो ये वाली सरफेस है, ये बिल्कुल सर्कुलर होगी। सर्कुलर तब होगी जब आप इसको इस सेंस में ना करो, आप इसको किस सेंस में करो, बट ज्वाइंट करो। मेरी बात को समझना, यहां से अगर इसकी सर्कुलरिटी आपको देखनी है, मतलब ये पूरा सर्कुलर होना चाहिए एकदम कंप्लीटली। तो ये कब होगा कंप्लीटली सर्कुलर, जब ये आप कैसे ज्वाइन करोगे, ऐसे। जब आप ये कैसे ज्वाइन करोगे, ऐसे। ये सुनो, बात समझ में आ रही है या नहीं। यहाँ पर ये दो जो प्लेट आ रही है, दो प्लेट के जो सिरे हैं, मतलब एक प्लेट के दो जो सिरे हैं, वो आप कैसे करोगे, अगर इसकी सर्कुलरिटी मेंटेन करनी है। सर्कुलरिटी मतलब जो सर्कल बन रहा है, ये अगर मेंटेन करना है, तो आप इसको ऐसे तो रखोगे ना अपने माइंड में। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आप कैसे ज्वाइन करोगे इसे, बट वेल्ड। अगर मुझे सिलेंडर का, समझिएगा, अगर मुझे बॉयलर का ऐसा ज्वाइन करना है, मतलब उसका डायमीटर फॉर्म करना है, तो मुझे सर्कुलरिटी मेंटेन करनी होती है, ये कंपल्सरी है। सर्कुलरिटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। जब भी हम बॉयलर की बात करते हैं, सिलेंडर हमारे कैसे होना चाहिए, एकदम परफेक्टली सर्कुलर, ऐसा हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे हमारे बट ज्वाइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होंगे, बट ज्वाइंट, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे ऐसे इसके साथ में ओवरलैप नहीं किया, इसको इसके साथ में रखा, उसके ऊपर से क्या लगाओगे, कवर प्लेट स्ट्रैप, एक स्ट्रैप लगाओगे, फिर उसमें क्या कर दोगे, रिवेट, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो ये यहाँ पर आपने इस तरह से इसके बॉयलर का जब ये वाला ज्वाइंट करते हो, तो उस पर बट ज्वाइंट करते हो। बट ज्वाइंट में हमारे ऊपर कवर प्लेट एक भी हो सकती है और कवर प्लेट दो भी हो सकती है, अंदर से भी हो सकती है। अगर वो बॉयलर हमारा हायर प्रेशर में जा रहा है, तो कितनी कवर प्लेट लगाओगे, दो। और अगर हमारा जो ये बॉयलर है वो लोअर प्रेशर के अंदर काम कर रहा है, तो कवर प्लेट लगाओगे सिर्फ एक, कौन सी वाली, ऊपर। बात ठीक है, क्योंकि हायर प्रेशर के लिए आपको बॉयलर भी ज्यादा चाहिए होते हैं, तो आप अंदर बढ़ के, समझ लो, अंदर बढ़ के आप यहाँ पर कवर प्लेट बना सकते हो, रिवेटिंग कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो आप बॉयलर का साइज भी कम रखोगे, तो ऑब्वियस है ऊपर से एक कवर प्लेट लगा दिया, हो गया। ऊपर से कवर प्लेट समझ लो ना, वो जो स्ट्रैप मैंने बात की थी जिसमें रिवेट आते हैं, ठीक है। बता दो भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ इस चीज के लिए जब हम इस तरह का ज्वाइंट करते हैं, तो हम यूज करते हैं बट ज्वाइंट्स फॉर द बॉयलर्स, क्योंकि मैकेनिकल को इतना पता होना चाहिए। अगर हम बॉयलर्स देखेंगे अपने लाइफ में, ऑब्वियस है, तो हम वहां पर क्या देखेंगे कि जो हमारी ये वाले जो ज्वाइंट होते हैं, ये बट ज्वाइंट होते हैं, जबकि ये जो आगे वाले ज्वाइंट होते हैं, मान लीजिए इसको हमने ऐसे किया, मान लीजिए बॉयलर लेंथ में थोड़ा सा बड़ा बनाना, बॉयलर लेंथ में थोड़ा बड़ा बनाना है, तो क्या करोगे, एक मेरी लेंथ ये है, मैंने इसे ज्वाइन कर रखा है, अभी फिलहाल मैं लैप कर देता हूँ, बट लैप करोगे नहीं आप, है ना, वो तो मैं इस चीज को पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये तो हुआ बट ज्वाइंट, है ना, ये बट ज्वाइंट करना है आपको सर्कुलरिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है कि अगर मुझे लेंथ बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक दूसरा बॉयलर बना के, बॉयलर का सिलेंडर शेप बना के आप क्या करोगे, उसको इसके साथ ज्वाइन करो, उसको इसके साथ ज्वाइन करो। तो यहाँ इसके साथ ज्वाइन करते हुए आप यहाँ गलती मत करना कि यहाँ आप इसे बट ज्वाइंट से ज्वाइन करो। बट ज्वाइंट से ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे करने के बाद बट ज्वाइंट लगा सकते हो, ऐसे करके और कवर प्लेट लगा दो यहाँ पर, तो ये बट ज्वाइंट से भी हो जाएगा। बट नहीं, आपको क्या करना होता है, याद रखिएगा, जनरली ऐसे होता है, अगर लेंथ वाइज बॉयलर ज्यादा बड़े बनाने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, जैसे पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में आप जब दूसरे पाइप को जोड़ते हो ना, तो हमेशा कैसे करोगे, उसका डायमीटर इसके इंटरनल डायमीटर के बराबर रख के और इसके अंदर घुसा दोगे ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट, है ना, ये मेरा लैप जॉइंट हो गया, किसके वाइज, लेंथ वाइज ये लैप जॉइंट है, इसके अंदर जाके रखा हुआ, बात समझ आ रही है, ये हो गया मेरा लैप जॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब मैं इस चीज को कैसे बता रहा हूं कि जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है, मैंने आपसे बोला हुआ है प्रेशर वेसल में भी, जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है, ऐसे जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हो रहा है, वो मेरा कौन सा कहलाता है, वो मेरी डायमीटर को बना रहा है या लेंथ को बना रहा है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये मेरी लेंथ बना रहा है या डायमीटर बना रहा है, सोचो जरा, जल्दबाजी ना करो, नाम पर मत जाओ कि लॉन्गिट्यूडनल है तो लेंथ होगा,
नाम पर मत जाओ। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट मेरा किस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, डायमीटर या लेंथ। सोचो ये है प्लेट, ये जॉइंट कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल है या सर्कमफेरेंशियल है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये किसको बना रहा है, ये कोई लेंथ थोड़ी बना रहा है, ये डायमीटर तो बना रहा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट किस चीज को बनाता है, डायमीटर, ठीक, वेरी गुड। और सर्कमफेरेंशियल जॉइंट किसको बनाएगा, आप सोचो कि ये डायमीटर मतलब ये लेंथ है, इस लेंथ से ज्यादा बड़ा बनाना है मुझे बॉयलर, तो आप क्या करोगे, इसमें दूसरा बॉयलर लाके जोड़ोगे अलग लेंथ का, वो कैसे जोड़ोगे, यहाँ से। तो ये जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ठीक है, ये ग्रीन से दिखा दी, ये जो जॉइनिंग है, दिस इज द सर्कमफेरेंशियल, दिस जॉइनिंग इज सर्कमफेरेंशियल। ये सर्कमफेरेंशियल जॉइनिंग क्या कर रही है, ये सर्कमफेरेंशियल जॉइनिंग हमारी क्या कर रही है, ये हमारा लेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब ये लेंथ को चेंज करता है। सर्कमफेरेंशियल जॉइनिंग मेरी लेंथ को चेंज कर रही है। और सर्कमफेरेंशियल जॉइनिंग कैसी होती है, आप थोड़ा समझ में आ रहा है, सर्कमफेरेंशियल जॉइंट मेरा कैसा होता है, लैप जॉइंट। सर्कमफेरेंशियल जॉइंट मेरा कैसा होगा, लैप जॉइंट, अभी समझाया मैंने आपको, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट मेरा कैसा होता है बॉयलर में, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट मेरा कैसा होता है, आंसर दीजिए प्लीज जल्दी से, लैप या बट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है मेरा बट जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है मेरा बट जॉइंट, ठीक है, बट एक तो ये फिगर याद रखना, ठीक है, स्लाइड को याद रखना, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बताया कि आईबीआर की स्टैंडर्ड्स एंड फॉर द बॉयलर्स, ये हमारे पास 7 mm का कम से कम थिकनेस होना चाहिए प्लेट का, ठीक है, जिससे बॉयलर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है, हाँ ये ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, द रिवेट will be in single shear in case of lap joint and butt joint with single cover strap, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझाई भी थी, याद होगा, मैंने जिस टाइम पर रिवेट से समझाए थे उस टाइम पर मैंने लैप जॉइंट के हिसाब से रिवेट को तोड़ा था, याद है, लैप जॉइंट के हिसाब से रिवेट को तोड़ा था, ऐसे ये रिवेट तोड़ा था। और मैंने फिर बट जॉइंट में भी स्ट्रैप यानी कवर प्लेट लगा के भी तोड़ा था, सिंगल भी और डबल भी। तो यहाँ पर द रिवेट विल बी इन सिंगल शियर इन केस ऑफ लेफ्ट जॉइंट, हाँ सही बात है, यहीं से तो टूटता है तो सिंगल शियर है, दो तो शियर नहीं हो रहा ना, एक शियर मतलब एक प्लेन है उस शियर में, ठीक है। एंड लेफ्ट जॉइंट एंड बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, अगर सिंगल कवर प्लेट लगाता हूं तो एक ही जगह से टूटता है या डबल जगह से टूटता है, सिंगल कवर प्लेट में कहां से टूटता है, एक जगह से, डबल कवर प्लेट में टूटता है डबल जगह से, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंगल है मतलब यहाँ पर ये टूटेगा यहाँ से या यहाँ से, इसका मतलब रिवेट तो एक जगह से टूट रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। मुझे कौन सा स्टेटमेंट देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, रॉन्ग देखना है ना कि सही। ये डी वाला है, ठीक है, अभी मैंने कुछ बताया क्या सर, हाँ बिल्कुल, ये 10 mm नहीं है, ये कितनी है यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट ये होगा। बट फिर भी हम और क्वेश्चन पे देख लेते हैं, द रिवेट विल बी इन डबल शेयर इन केस ऑफ बट जॉइंट विद डबल कवर स्ट्रैप, बिल्कुल है ना। अगर ये डबल होती तो ये यहाँ से रिवेट इस जगह से भी टूटता, रिवेट यहाँ से भी जाता, फिर अगर ये डबल स्ट्रैप है ना, तो मतलब डबल जगह से टूटता है। ए बट जॉइंट विद टू कवर प्लेट्स शुड बी यूज्ड फॉर द सर्कमफेरेंशियल जॉइंट, अभी बताया कि अगर मेरे पास सर्कमफेरेंशियल जॉइंट बनाना है, एक बट जॉइंट विद टू कवर प्लेट्स should be used for the circumferential joint in the boilers. No, it is the longitudinal joint. ये एक सेकंड, हाँ ये longitudinal joint होता है, this is the longitudinal joint, this is the longitudinal joint, this is not the circumferential joint. A butt joint with two cover plates should be used for the circumferential joint in the boiler, no, used for the longitudinal joint, ठीक है, butt joint के लिए। According to IBR, the thickness of the straps in a butt joint should be less than 10 mm. It is the 7 mm, should be less than 7 mm, not the 10 mm. Okay, so यहाँ पर थोड़ा सा इसमें रिकरेक्शन करना है, this is the longitudinal, तब ये स्टेटमेंट गलत हो, या फिर यहाँ 7 mm, मतलब अगर इस एग्जांपल से देखा जाए तो हमारे दो स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्वेश्चन ही एज इट इज आ जाए, ये क्वेश्चन एज इट इज आए, तो कौन से वाले को आप लेके चलोगे कि कौन सा वाला गलत है? अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए तो हम लेके चलेंगे फिर जंगल सेंस। जंगल सेंस क्या है कि 7 mm और 10 mm क्या है, बहुत पास है,
7 mm और 10 mm गैप बहुत पास है, इस वजह से आप क्या ले लोगे, ये वाला लॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अगर ऐसा ही एग्जीक्यूशन आ जाए, ठीक है, तो सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो कोई नहीं, स्टैंडर्ड तो ठीक है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि सर्कमफेरेंशियल जॉइंट की जगह लोंगिट्यूड दे रखा है, मतलब उन्होंने वहां पर रखा है वो लॉन्ग, ठीक है, तो 7 और 10 को तो हम थोड़ा थोड़ा अप्रोच कर सकते हैं, बट हाँ अगर 7 mm की जगह उन्होंने दे रखा था 2 mm या फिर दे रखा है 70 mm, तो फिर गड़बड़ है ना, 10 के आसपास में हम रख सकते हैं। चलिए, the strength of the riveted joint is equal to, ये आंसर आपको याद होगा, strength of the riveted joint is equal to, बहुत बढ़िया that is the minimum value of the PT, PS और PC। तीन चीजें बताई थी मैंने, एक तो हमारा टीयरिंग, एक था हमारा शियर, एक था हमारा क्रशिंग, तो तीनों में जो मिनिमम होगा वही हमारी स्ट्रेंथ होगा रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, एफिशिएंसी क्या थी, डिवाइडेड बाय पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी, जब हमारे पास होल वगैरह नहीं क्रिएट हुए। ठीक है, यहाँ ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या, अकॉर्डिंग टू आईडीआर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 4, ये याद रखिएगा, शुड नॉट बी लेस देन 4। बॉयलर्स में एफओएस बहुत ज्यादा हाई लिया जाता है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following is not an advantage of the welded joint over riveted joint? Not an advantage मतलब बाकी सारी क्या है, एडवांटेज है, किसकी एडवांटेज है, वेल्डेड की रिवेटेड के ऊपर। वेल्डेड जॉइंट जो होते हैं उनकी एडवांटेज है रिवेटेड के ऊपर, कौन कौन से एडवांटेज है देखते हैं। असेंबली इज लाइटर एंड लेस कॉस्टली, रिवेटेड जॉइंट, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवेटेड जॉइंट लेस कॉस्टली है या वेल्डेड जॉइंट लेस कॉस्टली है, लाइटर कौन सा है, वेल्डेड या रिवेटेड, लाइटर कौन सा है, वेल्डेड या रिवेटेड, हमें क्या बताना है, इज नॉट एन एडवांटेज, इज नॉट एन एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पर वेल्डेड जॉइंट क्या होते हैं, फॉर द रिवेटेड, रिवेटेड में क्या होती है, हमारे रिवेटेड में गसेट प्लेट यानी कवर, स्ट्रैप कवर लगाना पड़ता है, स्ट्रैप कवर क्या होगा, हैवी बनाएगा उस चीज को, हैवी बनाएगा, जहां पर रिवेट आप कर रहे हैं वहां पर कवर प्लेट लगाओगे तो वो हैवी बनेगा, हैवी बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वेल्डेड जॉइंट ज्यादा लाइटर है। ठीक है, ज्यादा लाइटर है। कॉस्टली है क्या वेल्डेड जॉइंट, नहीं, हाँ अगर देखा जाए सेटअप कॉस्ट, तो सेटअप कॉस्ट वेल्डिंग की ज्यादा है, बट अगर सेटअप आपके पास है, सेटअप आपके पास है तो वेल्डिंग ज्यादा आपकी कॉस्टली है नहीं, एज कंपेयर टू रिवेट वेल्डिंग हमारी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो, अगर सेटअप है आपके पास, अगर सेटअप भी नहीं है, सेटअप भी आपको क्रिएट करना पड़ रहा है, तो वेल्डिंग ज्यादा कॉस्टली रिवेटिंग से। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट, टाइट एंड लीक प्रूफ असेंबली वेल्डिंग में ज्यादा होगी या रिवेटिंग में ज्यादा होगी, टाइट मतलब जिससे हमारा वाटर वगैरह या स्लिप वगैरह लीक ना हो, तो बताइए कौन से में ज्यादा परफेक्ट असेंबली होगी, वेल्डिंग में या फिर रिवेटिंग में, सोचो 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 जल्दी से। लीक प्रूफ असेंबली किसमें होगी, वेल्डिंग में, क्यों, क्योंकि वेल्डिंग से, वेल्डिंग में क्या होगा, परफेक्ट, वेल्डिंग में परफेक्ट है ये चीज, यहाँ पर अगर मैं लेंथ वाइज देखूंगा तो ये चीज वेल्डिंग में क्या है, परफेक्ट। यस, ये चीज वेल्डिंग में क्या है, यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों के बीच में गैप है, सरफेस इसका रफ है, गैप है, यहाँ से मान लीजिए स्टीम यहाँ से पास हो सकती थी अंदर से, अंदर से, समझ रहे हो, मतलब इसके बीच में भी रफ है तो यहाँ से पास हो सकती है, आपने क्या किया, इसको यहाँ पर रिवेट कर दिया, अगर आपने रिवेट किया तो क्या इसमें आपने पूरा एयर गैप बंद कर दिया, नहीं, जबकि वेल्डिंग करते हुए आपने क्या किया, इसको एयर गैप को पूरा बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग ज्यादा अच्छी टाइट एंड लीक प्रूफ असेंबली है, तो ये एडवांटेज भी सही है वेल्डिंग की रिवेटिंग के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डी वाली देखो, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिवेट में ज्यादा होती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिवेट में ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो होल क्रिएट कर देता है प्लेट के अंदर, इसका मतलब ये भी रिवेट में प्रॉब्लम है, जबकि वेल्डिंग में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो हमारी प्रॉब्लम होती है वेल्डिंग में वो होती है ये वाली थर्मल डिस्टॉर्शन इन द पार्ट। हाँ, क्योंकि रिवेट में कभी थर्मली दिक्कत नहीं आएगी, जबकि वेल्डिंग में थर्मली आती है, क्यों, क्योंकि ये भी हीट इफेक्टेड जोन बनाता है, ये भी हीट इफेक्टेड जोन बनाता है, इस वजह से वेल्डिंग का ये ड्रॉबैक है, वेल्डिंग का ये ड्रॉबैक है, रिवेट में ये चीज नहीं आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट एन एडवांटेज, कौन सी एडवांटेज नहीं है, सी नहीं। ठीक है, क्लियर, आगे चलें।
ये देखो स्टैंडर्ड है किसका, अनविन्स फॉर्मूला। ये होता है अनविन्स फॉर्मूला। अनविन्स फॉर्मूला क्या होता है, d = 6√3। d = 6√3, ये याद रखना नोट्स में। अनविन्स फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन diameter of rivet hole and plate thickness is given by the relation between diameter of the rivet hole and plate thickness. Diameter of the rivet hole and plate thickness is given by d = 6√3। ठीक है, 6√3 मतलब diameter of the rivet hole, ये चीज है। मतलब आपके पास जो थिकनेस है, ये जो t है, इसका जो डायमीटर बनाओगे आप रिवेट का, जो रिवेट होल करते हुए डायमीटर बनाओगे, वो कम से कम 6√3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, 6√3 की वैल्यू कम से कम इस डायमीटर की होनी चाहिए, मतलब इसमें इतना रिवेट का आप डालोगे, इतने डायमीटर। ठीक है, चलो ये हमारा अनविन्स फॉर्मूला है, ये एज इट इज याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपिरिकल रिलेशन है, इंपिरिकल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट इन द बॉयलर द टाइप ऑफ जॉइंट यूज्ड इज। लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं? लैप जॉइंट विद वन ring, one sloping to other, and butt joint with single cover plate और butt joint with double cover plate, any of the above। C, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट है ना, और लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, बट जॉइंट, जिससे कि उसका सर्कुलेशन जो है, वो जो सर्कल सेंस है, ठीक है, वो हमेशा सेम रहे, सर्कुलैरिटी ठीक है। ठीक है, तो बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट, ठीक है, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट क्यों, क्योंकि हम प्रेशर को ज्यादा मान के चल रहे हैं बॉयलर के सेंस। ठीक है, बॉयलर है तो प्रेशर हम ज्यादा मान के चलेंगे, पाइप में हम भले से सिंगल कवर प्लेट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive rivets in a row is called, in a row is called, ये हमारे रोज है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते थे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन ए रो इज कॉल्ड पिच। बहुत बढ़िया, दैट इज द पिच। ठीक है, पिच क्लियर। नेक्स्ट strength of the rivet in bearing is given by, strength of a rivet in bearing is given by, in bearing नहीं होता है, bearing, ठीक है, strength of the rivet joint in bearing, rivet joint in bearing, क्योंकि bearing is stress, okay, ठीक 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 से इसको आप यहाँ पर बेरिंग ही रखोगे, और बेरिंग बेसिकली यहाँ पर जो है टर्म यूज किया गया है क्रसिंग। ठीक है, बेरिंग यहाँ पर यूज किया गया है बेसिकली क्रसिंग। ठीक है, क्रसिंग से सेंस सिग्मा सी जो है यहाँ पर नहीं है, सिग्मा सी के सेंस में है। ठीक है, क्रसिंग के सेंस में यूज किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था ना कि ये नोमेनक्लेचर को कुछ भी दे सकते हैं आपके। ठीक है, तो सिग्मा सी के सेंस में, क्रसिंग के सेंस में, तो कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, क्रसिंग के सेंस में रिवेट का टूटना इन क्रसिंग सेंस, कौन सा हो जाना चाहिए, क्रसिंग सेंस सी। सिग्मा बी इनटू टी इनटू डी, याद आ रहा है, क्रसिंग में कौन सी वाली चीज होती है, होल हमारे ऐसे हो जाते हैं, होल हमारे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोजेक्टेड एरिया था वो कौन सा था, ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ, ये तो हमारा डी था, वो थिकनेस हमारा टी था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बी टी इनटू डी, दिस इज द क्रशिंग। ठीक है, क्लियर हुआ अमन जी, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ पर देखो तीन चीजें होती हैं, एक हमारा शियर होता है, एक टेंसाइल होता है, मतलब सिग्मा टी जो कि प्लेट को तोड़े, और एक होता है हमारा क्रशिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेयरिंग का सेंस क्या हो गया हमारा, क्रशिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ये वाला क्वेश्चन आगे। ठीक है, इस चीज पे अभी डिस्कस करो। The important criteria in case of riveted joint for material storage and other. मैंने कहा था ना 2-3 क्वेश्चन अभी इसमें एक्स्ट्रा है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है,
बताइए क्या होगा इसमें? इन ए फिलेट वेल्डेड जॉइंट द वीकेस्ट एरिया ऑफ द वेल्ड इज, इन ए फिलेट वेल्डेड जॉइंट द वीकेस्ट एरिया ऑफ द वेल्ड इज, द वीकेस्ट एरिया ऑफ द वेल्ड इज सी थ्रोट। मैंने हमेशा बोला है थ्रोट से ही जाएगा, चाहे पैरेलल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, ठीक है, चाहे बट हो थ्रोट से ही फेल होता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करो भैया। ये आप कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे इसमें जो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है, करो। रिविट में मैंने ये चीजें सब समझाई हुई है, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या होगा। चलो जल्दी से, 3 मिनट लो मैक्सिमम, 2 से 3 मिनट लो बस, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। वैसे इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, ये सिमेट्रिकल फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। यहाँ पर देखो 5 tan दे रखा है, 5 tan का मतलब क्या हुआ? 5 tan दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डायमीटर ऑफ द रिवेट 10 mm, डायमीटर ऑफ द रिवेट 10 mm। आपको यहाँ डिजाइन करते हुए डायमीटर नहीं निकालना, यहाँ पर सीधा आपको स्ट्रेस निकाल देनी है, मैक्सिमम से स्ट्रेस फॉर्मूला को याद हां फॉर्मूला पहले मैक्स प्राइमरी शियर स्ट्रेस निकालो, वो शियर फोर्स और सेकेंडरी शियर फोर्स, दोनों शियर फोर्स निकालो, उसका रिजल्टेंट निकालो बस। एक बार रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, डायमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके इसका आंसर है क्या? 28.5 मेरे पास लिखा है। ठीक, इसे सॉल्व कर। बस रिजल्टेंट शियर फोर्स निकाल लो, एक बार रिजल्टेंट शियर फोर्स निकल गया हो जाएगा। रिजल्टेंट शियर फोर्स कौन से वाले का लेके चलोगे, कौन से क्रिटिकल है, कौन से क्रिटिकल है, इसके नाम अगर दे दें तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इसका मतलब 2 और 3 क्रिटिकल होगी कि फोर्स के पास, ठीक है। तो आपको PS2 निकालना है, PS2 निकाल लो या PS3 निकाल लो, दोनों बराबर होंगे, PS3 है ना। तो देखो प्राइमरी शियर फोर्स तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी शियर फोर्स क्या हो जाएगी 2000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4 मतलब 500 न्यूटन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी शियर फोर्स तो ये आ गई 500 न्यूटन, ठीक है। सेकेंडरी शियर फोर्स होती है, उसका फार्मूला क्या है, PS का फार्मूला, PS2 का क्या हो जाएगा P * E * R2 divided by R1 square plus R2 square plus R3 square plus R4 square, है ना, सीधा फार्मूला हो जाएगा। अब P की वैल्यू क्या है 2000 न्यूटन, ठीक है, P की वैल्यू क्या होगी 2000 न्यूटन इनटू R की वैल्यू क्या, E की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक 300 दे रखी है 300, R2 की वैल्यू क्योंकि आप PS2 निकाले हैं PS3 निकाले, दोनों चीजें हमारी सेम है, यहाँ पर ये वैल्यू बस निकालनी जरूरी है। ये वैल्यू कितनी होगी 200, ये है 200 का ये वाले पार्ट कितना हो गया 100, यहां तक हो गया 100, यस, ठीक है। ये 200 टोटल है इन दोनों के बीच का, तो इतना क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये 100 है, ये वैल्यू है, बता दो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ये हमारे पास 200 दिया हुआ है, एक से ये 200 यहाँ पर इसका डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। 200 यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 100, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी कितना आएगा 100, ठीक है। नितेश जी बहुत बढ़िया, नितेश जी बहुत बढ़िया। कितना एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है, आंसर बताना जरा एकदम एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है आपका कैलकुलेट करके। तो यहाँ 100 और 100 तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 100√2,
100√2 के हिसाब से r की वैल्यू 100√2, ठीक है। यही वैल्यू जो है वो वैल्यू हर जगह काम करेगी, है ना, क्योंकि ये r सेम है हर जगह। तो यहाँ पर 4 टाइम्स कर दूं, 4 टाइम्स 100√2 का स्क्वायर, मतलब ये इससे कट गया। कैलकुलेट करोगे pH2 की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद pH2 की वैल्यू आएगी 1060 1060.82 1060.82 न्यूटन। अब ये सिमेट्रिकली यहाँ पर, ये जो सिमेट्रिकली यहाँ पर ये जो R लग रहा है, PP लग रहा है इस पर, वो कैसा लग रहा है, ऐसे PP2। PS कैसे लगेगा, इसके अबाउट ऐसे जाएगा, PS है ना, इसके अबाउट। तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना बचेगा 45 है कि नहीं भाई। ये जो ऐसे जाएगा तो ये एंगल 45 पे होगा, क्योंकि ये इसके बीच में 90 है, इसके बीच में 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 45, ठीक है। तो थीटा हमारे पास कितना हो गया 45, तो थीटा 45 लेके चलो, ठीक है। तो r रिजल्टेंट क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ pp स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, q क्या है ph2 स्क्वायर प्लस 2 into pp into q मतलब ph2 into cos of थीटा, और थीटा कितना है यहाँ 45 डिग्री। ये वैल्यू रखोगे तो रिजल्टेंट निकल के आएगा, रिजल्टेंट यहाँ निकल के आएगा, स्पीड काफी अच्छी रही आपकी, रिजल्टेंट यहाँ पर निकल के आएगा आपका 1390.19 न्यूटन। तो यहाँ से आपके पास रिजल्टेंट ये हो गया, r max हो गया, तो r max अपॉन में a कितना है 5/4 t स्क्वायर, इसका डायमीटर कितना रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है जो हमें निकालना है, टाउ इंड्यूस कितनी है, ठीक है। टाउ इंड्यूस कितनी हो जाएगी, टाउ इंड्यूस हो जाएगी रिजल्टेंट अपॉन दिस, तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना है 1390.19 डिवाइडेड बाय 5/4 इनटू t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो इसकी जो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर निकल के आएगा, आपका आंसर एप्रोक्स निकल के आएगा 17.7 मेगापास्कल, 17.7 मेगापास्कल। तो एप्रोक्स आंसर आपका कौन सा आ रहा है 18.6 मेगापास्कल, ठीक है। क्लियर है, ठीक। आगे चलिए, मैंने आपको क्वेश्चंस में डाटा पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, क्योंकि जब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी शेयर फोर्स पूछ ले आपके एग्जाम में, जेईई एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है सिर्फ सेकेंडरी फोर्स पूछ ले, तो ये फॉर्मूला तो लगा सकते हो ना, ये फॉर्मूला लगाओगे इसमें सीधा ये वाली चीज से पावर कट जाती है, और ये वैल्यू कैलकुलेट आराम से विदाउट कैलसी भी हो सकती है, √2 के टर्म्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 1.41 से कैलकुलेशन ना करवा के √2 के टर्म्स में ऑप्शन आ सकते हैं। तो मैं मेथड समझाना चाह रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि ये वाला ही पूरा क्वेश्चन जेईई में आएगा, मैं सिर्फ मेथड समझा रहा हूं कौन सा पार्ट आ सकता है। तो आपको अगर सारा क्वेश्चन पता है तो आप कोई सा भी पार्ट कर सकते हो इसका इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसके जैसा ही। हां, अब यहां पर देखिए ये सिंपल क्वेश्चन होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया सीधा आपके एग्जाम का, सीधा सोच के बताइए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, वो कंक्लूजन याद रखना है, कंक्लूजन। A riveted joint is as shown in the figure subjected to an assembly group. The least and most stressed riveted, the least and most stressed rivets कौन से होंगे, सबसे ज्यादा वर्स्ट रिवेट कौन सा होगा जिस पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस लग रही होगी, 2, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पर लग रही है 2 पर, क्योंकि 2 इसके पास है, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आएगा मेरा, ऐसे और ऐसे ही, मतलब ये दोनों चीजें जुड़ेंगी, ठीक है। इसका मतलब PP और PS इसमें जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये वाली चीज क्या होगी फर्स्ट रिवेट, जबकि हमारा सबसे ज्यादा सेफ रिवेट कौन सा होगा जो इससे सबसे दूर होगा, सबसे दूर कौन सा है 4, तो ये सबसे सेफ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है लीस्ट, तो लीस्ट मतलब 4, ज्यादा मोस्ट स्ट्रेस मतलब 2, 4 and 2, सो आंसर विल बी, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट फर्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन और बचे, ठीक है। If the ratio of the diameter of the rivet hole to the pitch of the rivet is 0.25, तो rivet hole and pitch इनका रेशियो दे रखा है, rivet hole, ठीक है। ये हमारे पास है rivet hole मतलब ये D है ना, और pitch मतलब ये वाली P। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको किस किस का रेशियो, D/P का, D/P दे रखा है 0.25। Then tearing efficiency of the joint, tearing efficiency क्या होती है, मैंने आपसे ये चीज बताई भी थी। एफिशिएंसी अगर टीयरिंग में देखोगे तो होती है P - D into T into सिग्मा T, याद है P - D into T into सिग्मा T।
ये हमारे पास फोर्स है, P में से D वाला पार्ट हट जाता है, ये dy2 था, ये dy2 था, ये अगर हटा दोगे तो कितना बचेगा, ये वाला पार्ट यहाँ से आता है P माइनस D और इनटू में T थिकनेस थी, याद आ रहा है? ठीक है, तो P माइनस D इनटू T अपॉन सिग्मा T डिवाइडेड बाय, अगर कोई होल ही ना हो, अगर कोई होल ही ना हो, पिच वाइज देख रहे हैं, कोई होल ही ना हो, तो फोर्स कितना लग सकता है इस पर मैक्सिमम, P पिच के बराबर, पूरे पिच के बराबर, क्योंकि होल है नहीं तो D हमें माइनस पे करना नहीं है, तो P इनटू T थिकनेस हो गया, T एरिया ये हो गया, सिग्मा T इस प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेस है, टीयरिंग स्ट्रेस सिग्मा T। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये चीजें कट जाती है। फाइनली मैंने ये चीज बताई भी थी, अगर आपको याद होगा उस लेक्चर में, कि ये सिर्फ और सिर्फ जो टीयरिंग एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ P माइनस D और P से रिलेट करती है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें कट जाती हैं, बाकी सारी चीजें क्या होगी, कैंसिल होगी, सिर्फ और सिर्फ P बचती है। तो यहाँ से क्या होगा, तो हमें क्या पता है, इसको कैलकुलेट कर लो तो 1 माइनस डी बाई पी हो गया, तो 1 माइनस डी बाई पी दे रखा है 0.25, सो आंसर कितना हो गया 0.75। तो 0.75 क्या है मेरी ईटा की वैल्यू, परसेंटेज में कितनी होगी 75%, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे, डी इज द राइट आंसर 75%, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको फिगर को देख के डरना मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, यहाँ पर पूछा है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन द मोस्ट हेवीली लोडेड रिवेट, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन द मोस्ट हेवीली लोडेड रिवेट। सॉरी, पहले यहाँ पर ये चीज समझिएगा कि यहाँ 1000 न्यूटन ऐसे है, ये ब्रैकेट है, यहाँ 1000 तो 1000 न्यूटन लग रहा है, तो इस पर कितना लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा यहाँ पर 250 न्यूटन, ऐसे यहाँ पर 250, क्यों, क्योंकि ये 4 रिवेट है, चारों में टूट जाएगा, है ना, 250, ठीक है। ये क्या है मेरी, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है या नहीं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, ठीक है। A bracket is rigidly mounted on the wall using 4 rivets. Each rivet is 6 mm in diameter. इनके diameters क्या है 6 mm and has an effective length of 12 mm होगा बैक साइड में, ठीक है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होगी इसमें, मैंने ये चीज आपको बोल्ट में समझाई थी, याद होगा आपको, ये फिगर एक तरह से बोल्ट में लिया था, रिवेट में नहीं लिया था। बोल्ट में क्या लिया था, ऐसे अगर फोर्स लग रही है तो जो शियर है वो सिर्फ और सिर्फ ये आती है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज कौन सी आती है, दूसरी आती है इस पर, अगर बोल्ट ये रिवेट में बना दो यहाँ पर, तो दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी ऐसे, अगर यहाँ फोर्स लग रहा है, दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी यहाँ से ऐसे, इस पर ये फिक्स था, जैसे मैंने उस दिन समझाया भी था, इस पर ये ऐसे लगा हुआ है तो यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, इसका मतलब इनमें क्या आएगी टेंशन, इनमें क्या आएगी टेंशन, टेंशन आएगी, इसका मतलब शियर कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ये, शियर कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ये, बाकी तो टेंशन है ना। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में फार्मूला क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 250 तो फोर्स हो गया, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या है 5/4 d के स्क्वायर, तो ये मेरी हो गई डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आंसर है। इसमें और कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो ना, इसमें टेंशन वाला सेंस ही नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे, बट आंसर क्या हो जाएगा सीधा इस, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, आपकी वैल्यू बता देता हूं, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी इसकी, यहाँ पर 8.8 मेगापास, ठीक है, 8.8 मेगापास, तो आई थिंक आपने कैलकुलेट कर लिया है, बी इज द राइट आंसर, 8.8 मेगापास है ना, मान मेगापास, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, फिगर देखने में आपको डर लग सकता है। द डायमीटर ऑफ द रिवेट विल बी इफ प्लेट थिकनेस इज 8 mm, बताइए क्या होगा, मैंने अभी आपको एक अनविंस फार्मूला बताया था, अनविंस फार्मूला उसका सीधा ही यूज है, द डायमीटर ऑफ द रिवेट विल बी इफ प्लेट थिकनेस इज 10 mm, 8 mm, तो अगर एक प्लेट हमारे पास 8 mm थिकनेस की है तो उसमें हमें रिवेट कितना कम से कम देना पड़ेगा, उसमें हमें रिवेट का होल कितना कम से कम देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 6 रूट, कितना देना पड़ेगा 6 रूट 3, तो 6 into अंडर रूट टी, टी की वैल्यू क्या है 8 mm, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है आंसर इसका, क्या आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया 16.9 mm, बहुत बढ़िया 16.9 mm, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, एक डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट in plate 20 mm thickness is made with 25 mm diameter rivets at 100 mm pitch. The permissible stresses are sigma t, tau and sigma c दे रखी है। Taking the strength of the rivet in double shear as twice that of the single shear, tearing resistance of the plate is. Tearing resistance बताना मतलब tearing strength बतानी है आपको एक तरह से। Tearing strength force के सेंस में कितनी होगी?
टीयरिंग स्ट्रेंथ फोर्स के सेंस में कितनी होगी ये आपको बतानी है, मतलब फोर्स की वैल्यू बतानी है, Tt की वैल्यू, टीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू, टीयरिंग स्ट्रेंथ Tt की वैल्यू बताइए क्या होगी। फिगर आपको समझ में आ रहा है, फिगर बना लो पहले तो। क्या है हमारा डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। पहले क्या करोगी, ये हो गया, इसमें डबल रिवेटेड है, डबल रिवेटेड डबल बट जॉइंट, डबल कवर ये बना दी, डबल रिवेटेड कैसे दिखाओगे, ऐसे, ये एक हो गया, ये डबल रिवेटेड है ना, डबल रिवेटेड ये हो गया, डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, ये फिगर बन गया। इसमें बताइएगा मुझे जो मेरी फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी टीयरिंग के सेंस। सीधा आंसर हो जाएगा, सोच के चलिएगा। टीयरिंग वाले पूछे, टीयरिंग वाले में क्या होता है, टीयरिंग वाले में होता क्या है, टीयरिंग वाले का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा टी की वैल्यू क्या होती है, मतलब पीटी की वैल्यू क्या होती है, पीटी की वैल्यू p माइनस d इनटू t इनटू सिग्मा t, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, p माइनस d इनटू t इनटू सिग्मा t ये होती है कैल। आपके पास वर्डिंग बहुत ज्यादा आ सकती है बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछते हैं, ठीक है। देखो pt हमारे पास पूछा है, p माइनस d इनटू t इनटू सिग्मा t ये हमें पता है, फॉर्मूला होता है किसका, टीयरिंग का। फिगर याद नहीं आ रहा तो वीडियो वाला वो फिगर याद कर लो, ठीक है, जो हमने वहां पर समझा था, ठीक है। p माइनस d इनटू t इनटू सिग्मा t, यहां पर क्या है, पिच की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर t की वैल्यू 100 mm, तो 100 में से d कितना दे रखा है, डायमीटर 25 इनटू थिकनेस कितनी दे रखी है 20 इनटू सिग्मा t हमारे पास कितना है, ये रहा सिग्मा t कितना है 120, तो pt जो है हमारे पास वो सीधा आ गया ना। हमें क्या मतलब भाई कि कितने यहाँ पर रिवेट पीछे के साइड में, अगर इसका मैं अपर फिगर बनाऊं तो अपर फिगर ऐसा बनेगा, स्टेप दिख रही होगी ये वाली स्टेप दिख रही होगी, ये सुन, ठीक है, ऐसे ये वाली स्टेप दिख रही होगी यहाँ पर, ये ऊपर से, तो ऊपर से रिवेट्स कैसे दिख रहे होंगे आपको, 1 2 उसके बाद यहाँ पर ये चीज ऐसे दिखा, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 1 2। टीयरिंग प्लेट की कब होगी, टीयरिंग प्लेट की कहां से होगी, टीयरिंग प्लेट की जहां से होगी वहां पर ये कोई n डिपेंड करता है कि कितने सारे रिवेट है, उससे तो मतलब थोड़ी है, टीयरिंग तो यहां से होगी ना, टीयरिंग तो यहां से होगी ना, यस और नो, टीयरिंग यहां से होगी, टीयरिंग यहां से होगी ना, यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये सेंस आ रहा है वो टीयरिंग का सेंस पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, टीयरिंग रेजिस्टेंस। हाँ अगर हमारे पास क्रशिंग होता, अगर हमारे पास शियर मतलब रिवेट का टूटना पूछते हो, तब हमारे पास शियर मतलब जो रिवेट है उसके लिए नंबर ऑफ रिवेट्स से कैलकुलेशन होती है, बट इसमें नंबर ऑफ रिवेट्स से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। p माइनस d ये वैल्यू है इनटू t हो गया, ये ऐसे ऐसे t थिकनेस हो गया इनटू में सिग्मा t, तो आंसर कितना आ गया 180 किलोमीटर। कैलकुलेट जब इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो अगर आपने लेक्चर थ्योरी के टाइम पर ये समझा था p माइनस d क्या होता है तो आंसर सीधा आपको निकल के आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। डबल रिवेट डबल कवर से कोई मतलब नहीं था, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है प्लेट से, हमें मतलब किससे है, प्लेट से, प्लेट कितने में टियर हो रहा है बस उससे मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, कल करवाया था, पर सेंटीमीटर लेंथ के हिसाब से, पर सेंटीमीटर लेंथ के हिसाब से, एक सेकंड, मैंने ये क्वेश्चन कल करवाया ही था, आंसर क्या आ रहा था इसका निकल के 10.6 किलोमीटर। कल आई थिंक आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी, थोड़ा उसे देखना, वहां पर आपने मुझसे 106 पॉइंट समथिंग करवा दिया था, ठीक है, तो उसे आप देखना 10.6 ही आएगा। आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई थी या फिर मेरे गिवन डाटा में गड़बड़ होगी। 100 है 15 है तो आपके पास आंसर आएगा 10.6 किलोमीटर पर सेंटीमीटर आएगा, ये पर सेंटीमीटर अच्छा अच्छा, तो कुछ ऐसा मैंने उसकी वैल्यूज गिवन देने में मतलब क्वेश्चन ने बोला था तब कुछ गलती हुई होगी। 100 न्यूटन पर एटम स्क्वायर बोला था, ठीक है, और 15 mm बोला था, नहीं 100 मेगापास्कल तो ठीक है, 15 mm था तो फिर गलती काम।
नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है आपसे, कुछ 10 टू द पावर में गड़बड़ हुआ है। तो मेगापास्कल एम स्क्वायर होता है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर को 1 मेगापास्कल होता है। माने कि ऐसा ना करो यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि इतनी बार आपने क्वेश्चन कर लिया। 1 मेगापास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसे एक बार प्लीज आप देखना, कैलकुलेशन करके गड़बड़ हुई है कुछ। ठीक है, तो 10.6 किलोन्यूटन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कल हमने कर लिया था तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कल आपको करवा दिया था। ठीक है, here are two plates joined together with single transverse and double parallel fillet. ये parallel हो गए double, as shown in the figure. The size of the fillet is 5 mm and 5 mm मतलब इसकी t दे रखी है 5 mm size है ना, size होता है t equal to 5 mm and allowable shear load in allowable shear load per mm, I think ये per mm होगा, per mm is 300 Newton. What is the approximate length of the each fillet parallel fillet है? ठीक है, each parallel fillet है। तो याद करो कल मैंने आपको चीज समझाई थी, ये per mm है, यहाँ पे per mm। ठीक है, per mm 300 न्यूटन दे रखा है, मतलब टोटल लोड कितना होगा, टोटल लोड कितना होगा, लोड per mm जो ये झेल रहा है, लोड per mm जो ये झेल रहा है इनटू में टोटल लेंथ, इनटू में टोटल लेंथ। चलिए फॉर्मूला भी समझाया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल लोड कितना दे रखा है 150 किलो न्यूटन 10 टू पावर 3 इक्वल टू लोड पर एमएम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 300 न्यूटन पर एमएम, है ना, और टोटल लेंथ एमएम में कितनी हो जाएगी 2l, मतलब l प्लस 100। ठीक है, तो ये हो गई। तो यहाँ से हमारे पास l की वैल्यू निकालनी है, तो 150 into 10 to the power 3 divided by 300 equal to 12 plus 100। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये इससे 2 पावर काट दो, ये हो जाएगा 3 50 50 मतलब 500 equal to 12 plus 100। सो l equal to क्या हो गया यहाँ पर 500 में से 400 400 बटे 2 मतलब 200। ठीक है, तो 200 mm का हमारा ईच लेंथ है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, क्लियर। आगे चलें, ये कल की तरह है एकदम, है ना, टोटल लेंथ लोड इक्वल टू लोड पर mm इनटू में टोटल लेंथ। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, पैरेलल फिलेट वेल्ड है। ठीक है, होने दो, पैरेलल फिलेट वेल्ड, और इस पर क्या लगे हैं, पैरेलल फिलेट वेल्ड ये रहे दो, तो 12 हो गया, a steel plate of 100 mm wide and 10 mm thick। ठीक है, to welded to another steel plate by means of a double parallel fillet weld, the plates are subjected to a static tensile force of 50 kN if the permissible shear stress in the weld is 94 Newton per mm, then the required length of the weld is। तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, जो हमारे पास P मैक्सिमम है वो कितना होगा, यहाँ 2 है तो 2 टाइम्स हो गया, P मैक्सिमम 2 टाइम्स हो गया किसके, हमने यहाँ पर आंसर निकाला था पैरेलल के लिए 0.707 T into L into tau परमिसिबल। ठीक है, बस ये चीज यहाँ पर लगेगी, P मैक्स कितना 50 किलो न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 into 0.707 into T, T कितना दे रखा है यहाँ पर, थिक कितना है 10। ठीक है, इनटू में L कितना दे रखा है 100 mm वाइड, तो 100, ये 100 दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है 100, और ये दे रखा है इसकी जो साइज है वो दे रखा है 10। ठीक है, 100 into 10 into tau परमिसिबल कितना दे रखा है, सॉरी रिक्वायर्ड लेंथ, लेंथ 1 मीटर। तो ये चीज है आपकी स्टील प्लेट 100 mm वाइड। ओके, स्टील प्लेट है हमारी 100 mm वाइड एंड 10 mm थिक, तो थिकनेस तो हमारी सेम होती है, बट वाइड जो है उससे हमें क्या मतलब, 100 mm ये दे रखा है ना कि ये तो हमें निकालना है, L तो हमें निकालना है, दिस इज द L, यहाँ पर वेल्ड हो रहा है। ठीक है, वाइड जो है वो प्लेट की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर ये क्या है L हमें निकालना है। ठीक है, इनटू में टाउ परमिसिबल कितना है 94 न्यूटन पर एमएम में है, तो ठीक है, उसके बाद यहाँ से L की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ रही है L की वैल्यू बताओ, L की वैल्यू कितनी आ रही कैलकुलेट करने के बाद, L की वैल्यू कितनी आ रही है, L की वैल्यू नहीं 37.62 तो ये हो जाएगा हमारा 38, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36.62, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये वाले क्वेश्चन मैंने
फार्मूला सीधा याद रखना है। A circular solid rod of diameter d welded to a rigid flat plate by circular fillet। ठीक है, इसका मतलब ये चीज है, ये चीज मैंने कल आपको समझाई भी थी है ना, ये चीज क्या था, ये वेल्डिंग हो रखी है, बैक साइड से भी आती है ना, तो ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है ट्विस्टिंग। इसका फार्मूला क्या था, जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के आया था टाउ, उसकी वैल्यू क्या आई थी, टाउ मैक्स इक्वल टू 2t अपॉन 5d स्क्वायर h। h क्या था, थ्रोट थिकनेस। अब यहां देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस सर्कुलर सॉलिड रोड ऑफ डायमीटर d वेल्डेड टू ए रिजिड सर्कुलर फिलेट वेल्ड ऑफ थ्रोट थिकनेस। यहां दिया हुआ है थ्रोट थिकनेस है ना, कल हमने उसकी साइज को लिया था, ये थ्रोट थिकनेस मतलब हमारे हिसाब से क्या है, ये h, हमारे हिसाब से h फॉर्मूला h में ये वाला है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है 2t/πd स्क्वायर। h की जगह क्या लिख दोगे क्वेश्चन के हिसाब से t, तो 2t/πd स्क्वायर t आंसर हो गया। ठीक है, जबकि हमने जो कल पढ़ा था t के टर्म्स में वो आया था, ये निकल के 2.83 t/πd स्क्वायर है ना, क्योंकि हमारा t क्या था, लेग साइज ऑफ द वेल्ड है ना। नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यूज रखनी है इसका क्या, a shaft of 150 mm is welded, shaft of 150 mm is welded to a flat plate by a fillet weld as size का मतलब दे रखा है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे नोमेनक्लेचर के हिसाब से t की दे रखी है वैल्यू 15 mm as solid weight if allowable shear stresses for the weld material is 50, मतलब टाउ दे रखा है, टाउ दे रखा है 50 mm, then the maximum torque, so p हमें बताना है, तो t हमें बताना है, तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चन में अगर t लगा हुआ है ये, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से वही फॉर्मूला टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स इक्वल टू 2t/πd स्क्वायर h। यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है t हमें 50, तो हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे, t वाला, तो 2.83 t/πd स्क्वायर। ये फॉर्मूले दो आए थे ना, तो t लेग साइड में क्या था 2.83, थ्रोट थिकनेस में था। ठीक है, तो यहां से इसमें हमारे पास क्या अननोन है, सारी चीजें हमें पता है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू 50 दे रखी है, ठीक है, सॉरी 50 मेगापास्कल, टी की वैल्यू हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू आपको दे रखी है 150, टी की वैल्यू दे रखी है 50 से कैलकुलेट कर लोगे, टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, टी की वैल्यू आ जाएगी यहां से यहां पर आ जाएगी 18.73 न्यूटन एनएम, ठीक है, न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 88.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये मैंने पहले आपको रिवेट के सेंस में बता रखा है, वेल्ड के सेंस में पूछा हुआ है क्या, जरा ध्यान से समझना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये वेल्डेड है, ठीक है, तो यहाँ पर रिवेट नहीं लगे, वेल्डेड है, बट पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसकी कहां से सीजी कहां होगी, इसकी यहाँ कहीं है ना, सीजी यहाँ कहीं होगी इन पॉइंट्स के हिसाब से, सीजी अगर यहाँ कहीं है तो इसके हिसाब से देखो, दिस इज द आर डी, दिस इज द आर ए, दिस इज द आर बी एंड दिस इज द आर सी, है ना। अब जरा ये सोचिएगा कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है, वैल्यूज तो मुझे कोई मतलब नहीं है, वेल्डेड का है ना, ये जो डायरेक्शन है उस पर ध्यान देना, इस पर जो P की वजह से एक प्राइमरी फोर्स आएगी, ऐसे 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 ऐसे, यस यस, ठीक है, उसके बाद जो और फोर्सेस होंगी वो कैसी होंगी, ये वाली, इस पर ऐसे रखोगे कंपास, इसके हिसाब से चलाओगे ऐसे, मतलब ये वैल्यू ऐसे, ठीक है, इस पर कंपास ऐसे चलाओगे मतलब ये वैल्यू ऐसे, इस पर कंपास ऐसे चलाओगे मतलब ये वैल्यू ऐसे, इस पर कंपास ऐसे चलाओगे मतलब कैसे, ऐसे एंटीक्लॉकवाइज ये वैल्यू। अब जरा सोचो, इसके इसके और इसके बीच में, प्राइमरी और इनके सेकेंडरी के बीच में यहाँ थीटा क्या है ज्यादा, यहाँ थीटा क्या है ज्यादा, यहाँ थीटा क्या है ज्यादा, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा कम, ठीक है, यहाँ थीटा क्या है कम, यहाँ थीटा है हमारे पास कम, इसका मतलब इनके रिजल्टेंट क्या होंगे ज्यादा, इसका मतलब दोनों ये क्या है क्रिटिकल। तो यहाँ से हम साफ देख सकते हैं ए एंड डी को हमने क्या लिखा है 1 और 4, तो 1 और 4 सेम होंगे वैल्यूज में है ना, सिमेट्रिकली, बट ज्यादा होंगे, ज्यादा किसमें है, ग्रेटर देन इससे 2 और 3 से, मतलब बी और सी से, और बी और सी सिमेट्रिकल हैं तो ये सेम होंगे बट कम होंगे किससे, 1 और 4 से, तो आंसर विल बी, समझ में आ रहा था, बस उसको इससे कंपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल बताया था, थोड़ा ऐसा ही वही है जो अभी हमने लेके चला, सर्कुलर है और उस पर क्या लग रहा है, यहाँ पर 5 किलोन्यूटन का ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो 1 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल शाफ्ट, ठीक है,
काम कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है 5 किलोन्यूटन मीटर, ये क्या है 5 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये मोमेंट है, बेसिकली डायरेक्शन आपको गलत दिख रहा है, दिस इज मोमेंट, ये ना टॉर्क है ना, ये टॉर्क है, डायरेक्शन फिगर में गलत हो रही है, इस डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लें। डायरेक्शन इज द 5 किलोमीटर मीटर की टॉर्क है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या था अभी, टाउ इक्वल टू 2.83 into t upon pi d square t, t क्या है यहाँ लेग साइड है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है थ्रोट या लेग साइड, 100 mm डायमीटर, ठीक है, हमारे पास d पता लग गया। मींस ऑफ द फ्लैट वेल्ड, फ्लैट वेल्ड एज फ्रॉम द फिगर फॉलोइंग, द शाफ्ट इज डिजाइन्ड टू कैरी ए टॉर्क, टॉर्क मतलब e पर हमें पता है, ठीक है। उसके बाद ये तक अलाउड रेजिस्टेंस टू वेल्ड मटेरियल इज 80 मतलब टाउ आता है, ठीक है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइज, मतलब हमें सीधा t पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड t पूछा है, तो t के लिए हमें 2.83 वाला फॉर्मूला लेना है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, d भी आपको पता है, वैल्यूज पुट कर दो, t की वैल्यू निकलता है, तो t की वैल्यू क्या निकलता है, एक बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। बस फॉर्मूले सीधे यूज करें, ठीक है। फाइव पॉइंट सिक्स थ्री है, 5.63, ठीक है। ये आएगा हमारा लेग साइज, मतलब ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई लेग साइज, ठीक है, लेग साइज। आगे चलें, फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैंने सर्कुलर सर्किट टू ट्विस्टिंग मोमेंट, फिर से वही फॉर्मूला, बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो वैल्यूज हैं वो क्या दी हुई है, साइज है तो s से दे रखा है, s का मतलब हमारे लिए क्या हो गया क्वेश्चन में t है ना, तो यहाँ पर ढूंढो अगर t है तो 2.83 है ना, तो आंसर हो गया, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन फिलेट वेल्ड थ्रोट इज, इन फिलेट वेल्ड थ्रोट क्या होता है, इन फिलेट वेल्ड थ्रोट क्या होता है, फिलेट वेल्ड थ्रोट क्या था, किसमें फिलेट वेल्ड टूटता है, पैरेलल में, पैरेलल फिलेट वेल्ड सबसे वीक होता है, इसका मतलब पैरेलल में ये वाला एंगल क्या था 45 और ये एंगल में क्या था 45, ये एंगल 45 था, ये तो हमारा होना ही था, ये वैल्यू 45 है, याद है, अगर ये वैल्यू 45 है तो ये क्या होगी 90, सॉरी ये वैल्यू होगी 90, इसका मतलब क्या हुआ कि जो थ्रोट होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू hypotenuse, perpendicular distance, this is the h, perpendicular distance from the root to the hypotenuse, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। बात क्लियर होगी कि पैरेलल की डेफिनेशन लेंगे, हाँ अगर ट्रांसवर्स की डेफिनेशन लेंगे तो ये डेफिनेशन नहीं वैलिड होगी, बट क्योंकि हमें पता है क्या कि जो फिलेट वेल्ड होते हैं वो पैरेलल में ब्रेक होते हैं, मतलब पैरेलल में फेल होते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी लेते तो ये वैल्यू ऐसा आती है, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का एंगल कितना है 67.5, यहाँ का है 45, तो 90 का नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ और होगी, तो ऑब्वियस है कि ये हमारा ट्रांसवर्स के लिए था, तो हमने जो जनरल फार्मूला लिया जाएगा पैरेलल के हिसाब से दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द hypotenuse. These are the questions for the riveted, welded and bolted joint, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर 3 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के बेसिस पर। अब पावर स्क्रू में हम थ्रेडेड जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, पावर स्क्रू है ना, बस ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मतलब कोई डाउट है क्वेश्चंस में, हो गए थे ना, ठीक है, बस फॉर्मूले याद करनी है तो सारे क्वेश्चन हो पाते हैं, ठीक है। स्क्रू वाला में थोड़ा, हाँ स्क्रू वाला जो है वो अभी हम क्या आपके साथ किया भी नहीं है ना, चेक करना इसके उसको वीडियो जरूर देख लेना है ना। अब हम सोमवार को हम मिलेंगे, क्योंकि मैं क्लास ही वापस आ जाऊंगा, तो सोमवार को क्लास है, ठीक है। सोमवार की क्लास वाली टाइम में चलेगा शाम तक बता देना, कल, हाँ कल को मैं बताऊंगा, फिर अगर मैं आता हूं तभी मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं, ठीक है, कल शाम को अच्छा, अगर आप 9 बजे तक जल्दी आना, हाँ यस सर, चलिए थैंक यू देन।